गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही थी, कुछ हेल्थ इश्यूज थे। मैं कहूंगा कि आप सभी लोग इस समय बरसात के पानी के कारण फूड पॉइजनिंग से लेकर कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उससे बचिए क्योंकि लगातार जो पानी है उसमें मुझे लगता है कि दिक्कत है। तो जितना हो सके प्रिकॉशन लेते रहिए। पुनः मैं चाहता हूं कि क्लास की शुरुआत से पहले हमारी तरफ से जो एक जरूरी अपील है वो यही अपील है कि इस समय जो विद्यार्थी लगातार आक्रोशित होकर आंदोलन कर रहे हैं उनकी सभी मांगे जायज है और उन मांगों को सरकार हो, कोई संस्था हो, तत्काल स्वीकार करे और जितना हो सके उन मांगों को बहुत ही सीरियस मोड में लिया जाए। उसका कारण है क्योंकि युवाओं की जिंदगी अगर खतरे में है तो पूरा देश खतरे में है, देश संकट में है। बहुत जरूरी है कि उन विद्यार्थियों की मांगों को जल्द से जल्द स्वीकार किया जाए ताकि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई कर सके। वे विद्यार्थी किसी प्रकार के नौकरी की मांग के लिए नहीं बैठे हैं, वे केवल और केवल एक ऐसा जीवन चाहते जिसमें वो बेहतर तैयारी कर सके और उनके ऊपर जो भी मानसिक दबाव हैं, सामाजिक दबाव हैं या कई अन्य प्रकार के जो भी जीवन के दबाव है वो कम हो सके। इस क्लास को शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि सभी विद्यार्थी भी हमेशा जहां मौका मिले विद्यार्थियों के साथ खड़े रहें, क्योंकि यह आंदोलन मेरा आपका नहीं, हम सबका है। जहां पर हर व्यक्ति को एकजुट होकर इस बात को पुरजोर ताकत से उठाना होगा कि विद्यार्थियों के जीवन के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। किसी भी प्रकार का, परीक्षाओं के रूप में कहें या जीवन के रूप में कहें, कहीं पर भी यदि समस्या है तो उसका तत्काल समाधान होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से कक्षाएं नहीं हो पाई थी तो अब कक्षाएं रेगुलर होगी। कई बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर सीसेट की क्लास वेडनेसडे को होने वाली थी, वो नहीं हो पाई। कल मैं सीसेट की क्लास ले लूंगा, पर क्योंकि ये क्लास और भी पीछे की थी, सैटरडे के दिन ये क्लास होने वाली थी और इसी कारण से क्लास थोड़ी पहले हो जानी चाहिए थी। हम आधुनिक भारत के इतिहास को शुरू कर चुके हैं, ये क्लास प्री और मेंस दोनों के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि मैं इंटीग्रेटेड स्टडी में ज्यादा विश्वास करता हूं। आप कंसेप्ट पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, जितना हो सके आपको कंसेप्ट पर काम करना है। आइए शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि हम आधुनिक भारत के इतिहास में अभी तक जान चुके हैं कि यूरोपियन कंपनियों का जो आगमन हुआ था भारत में, किस प्रकार से यूरोपियन कंपनियों का आगमन हुआ, फिर यूरोपियन कंपनियों में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कैसे आगे निकल गई, और फिर इसी में हमने शुरुआत कही थी कि यूरोपियन कंपनियों के आगमन के बाद बंगाल में कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रकार से अपने शासन की स्थापना करती है, और फिर किस प्रकार से धीमे धीमे भारत में उनके यहाँ पर जो औद्योगिक क्रांति होती है, उनके सामानों को बेचने के लिए भारत के सामाजिक रूपांतरण पर काम करती है। अगर मैं बात करूं तो आज जो हम बात करने वाले हैं सामाजिक सुधार आंदोलन, इन सामाजिक सुधार आंदोलनों में कई प्रकार के सुधार आंदोलनों को अंग्रेजों के द्वारा भी प्रेरित किया गया। कई बार विद्यार्थी ये सोचते हैं कि सर अंग्रेजों ने ये प्रेरित क्यों किया, तो उनके अपने स्वार्थ थे। वो स्वार्थ क्या थे? क्योंकि औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन में बड़ी मात्रा में मशीनों से उत्पाद बन गए थे, जिसमें कपड़ा था, जिसमें कई प्रकार की विनिर्माण वस्तुएं थी, और वो चाहते थे कि भारत उनका सामान वो खरीदे। मतलब वो भारत को एक प्रकार से आयातक बनाना चाहते थे। और इस दौरान भारत के जो सामाजिक धार्मिक संरचनाएं थी उसी के आसपास जिंदगी का ताना बाना था और उसी के आसपास सारी चीजें चलती थी। और इसी कारण से उन्हें यह लगा कि यदि भारतीय समाज इसी प्रकार के अपने धार्मिक ताने बाने में बना रहा तो फिर उनके सामान को कोई खरीदेगा नहीं। इसलिए वह आधुनिक शिक्षा के लिए काम करेंगे, विज्ञानवाद को प्रेरित करेंगे, वह भारत में जितने भी सुधारात्मक कदम हो सकते हैं उसको उठाने की कोशिश करेंगे। ईसाई धर्म सुधारक आएंगे जो धर्म परिवर्तन के साथ साथ यहाँ के कई मुस्लिम हिंदू धर्म की कुरीतियों को उजागर करेंगे। अब इसी दौरान भारत में एक युवा शिक्षित वर्ग का उदय होगा। यह ऐसा शिक्षित वर्ग होगा जिसने भारतीय शिक्षा का भी अध्ययन किया है, जो ब्रिटिश की अंग्रेजी भाषा को भी अच्छे से जानता है,
उसने उस जमाने की आधुनिक शिक्षा को ग्रहण किया है जिसमें विज्ञानवाद और मानवतावाद अग्रणी थे। कुल मिलाकर कहें तो ये वो समय था जब भारतीय समाज में जो अभी तक कुछ शिक्षित युवा थे, अब थोड़ी सी शिक्षित आबादी बढ़ी थी, पर अभी भी शिक्षा मध्यम वर्ग तक नहीं पहुंची थी। ये बात समझ लेना। जितने लोग इस समय शिक्षित होंगे, हम बात कर रहे हैं लगभग 1813 से लेकर 1900 के बीच की। इस समय या तो जमींदार का बेटा शिक्षित होगा, या तो दीवान का बेटा शिक्षित होगा, या तो राजा के बेटे, नवाबों के बेटे शिक्षित होंगे। अभी भी उच्च वर्ग ही शिक्षित है। हाँ, लेकिन इस उच्च वर्ग में कई सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय समाज का अध्ययन कर सकते थे। वे समझ सकते थे कि भारतीय समाज में जो दोष है, भारतीय समाज में जो कमियां आ गई है, वो वास्तविक रूप में धार्मिक कर्म कांडों के कारण आई है। इसमें से कुछ लोग इस पूरी की पूरी गलती को मध्यकाल की गलती कहेंगे। वो कहेंगे कि मुस्लिमों के भारत में आगमन होने के कारण भारतीय समाज में कट्टरवादिता और रूढ़िवादिता बढ़ गई है। यही वो पॉइंट होगा जहां से सुधारवादी आंदोलन हिंदू मुस्लिम मतभेद का बीज बोएंगे। कुछ ऐसे सुधारवादी होंगे जो ये मानेंगे कि समय की जरूरत है कि हम आधुनिक शिक्षा को भारत में लाए, आधुनिक शिक्षा लोगों के बीच में जाए, उन्हें पता चले कि वास्तविक रूप में सूर्य चंद्रमा ग्रह का क्या विज्ञान है, उन्हें पता चले कि भौतिक शास्त्र क्या होता है, उन्हें पता चले कि विज्ञान के आधार पर तर्क शक्ति क्या कहती है। ये पश्चिम के देशों से ज्यादा प्रेरित होंगे, ये पश्चिम के देशों के साथ ज्यादा समानता दर्शाने की कोशिश करेंगे, और इसी दौरान ये कई प्रकार की सामाजिक परंपराओं को भी तोड़ेंगे। जैसे उस जमाने में किसी महिला को पुरुष गली से साथ में नहीं ले जाता था। मतलब मैं आपको बताऊं कि आज भी आप अपने आसपास देखना कि गांवों में छोटे जो क्षेत्र होते हैं, वहां एक पुरुष और एक महिला साथ में नहीं जा पाते हैं। खास करके युवा की बात नहीं कर रहा हूं, जिनकी उम्र 50 साल की हो गई होगी, वहां पति पत्नी साथ में नहीं चलेंगे। पति आगे चलेंगे तो पत्नी पीछे चलती है। एक्चुअल में उस जमाने में ये माना जाता था, या मैं कहूंगा कि अभी भी उनके मन में ये विचार है कि कभी भी महिला बराबरी नहीं कर सकती है, और इसी कारण से वो अपने साथ बराबरी में नहीं चलाते थे। पर इसी समय में कुछ सुधारवादी आंदोलन वाले जो लोग होंगे, वह इस प्रकार से कार्य करेंगे कि पत्नियों को शाम के समय टहलने के लिए अपने साथ ले जाएंगे। शहर के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, ये गांवों में नहीं हो रहा है। और इस प्रकार से एक प्रकार से प्रतिक्रिया देंगे कि अब हम वे लोग नहीं रहे जो इस विचारधारा को मानते हैं कि पुरुष अलग है महिला अलग है। यहां पुरुष और महिला समानता की नहीं, बल्कि महिला सुधारों की बात पर हम गौर करेंगे। तो ये आज की जो कहानी है, जिसको हम सामाजिक सुधार आंदोलन कहते हैं, सबसे पहले तो एक कहानी दिमाग में रखिए कि सुधार आंदोलनों का प्रारंभ करने वाला कहीं ना कहीं अंग्रेज अधिकारी थे, पर उनके अपने स्वार्थ थे। नो डाउट इस सुधार आंदोलनों ने हमने बहुत बेनिफिट उठाया। इसके कारण हमारे समाज में एक सृजनशीलता आई, हमारे समाज में विरोधाभास उत्पन्न होने लगा, लोग अपनी अपनी मांगों को उठाने लगे, लोग बताने लगे कि वह जो शोषण के शिकार थे अब वह नहीं सहेंगे, और सामने वाले को यह महसूस होने लगा कि नहीं, वह गलत कर रहे थे। तो इससे समाज में एक विचारधारा का निर्माण हुआ, एक क्रिएटिव सोसाइटी निर्मित हुई, और समाज एक नए और विकसित स्वरूप की ओर आगे बढ़ा। क्योंकि कोई भी समाज जब तक विरोध नहीं करेगा, जब तक वहां पर कई प्रकार की अलग अलग विचारधाराएं उत्पन्न नहीं होगी, वह समाज क्रिएटिव सोसाइटी या सृजनशील समाज में नहीं बदल पाएगा। तो अंग्रेजों ने इसका प्रारंभ किया था। उनका मकसद था भारतीय समाज को पाश्चात्य समाज में बदलना, ताकि उनके सामानों की खरीदारी यहां पर बढ़ सके। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि कैसे हम लोग आज भी उस प्रकार की विचारधारा से प्रभावित हो जाते हैं। एक बड़ा उदाहरण मैं दे रहा हूं ताकि आपको यह समझ में आ सके कि अंग्रेज सुधारवादी आंदोलन क्यों चाहते होंगे। बातें कुछ और करेंगे लेकिन लक्ष्य कुछ और होगा। जैसे एक टूथपेस्ट कंपनी ने एक विज्ञापन बनाया जिस पर बाद में प्रतिबंध लगाया गया।
उन्होंने इस विज्ञापन में दिखाया कि रात में कई सारे लोग अपनी रात मीठे के साथ खत्म करते हैं और इसलिए उनके दांत खराब होते हैं। ऐसा देखा जाए तो कितनी अच्छी बात बता रहे वो कि भाई दांत के खराब होने का कारण है रात में मीठा खाना। पर अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचना ज्यादा चाहती है, क्योंकि अब केवल सुबह के समय टूथपेस्ट को यूज किया जा रहा था तो उन्हें लगा कि शाम के समय में भी टूथपेस्ट यूज करेंगे तो उनका प्रोडक्ट की बिक्री ज्यादा हो जाएगी। अब सोचो कंपनी चाहती क्या है, अपना लाभ, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेचना, पर वो दिखाएगी क्या, समाज का कल्याण। तो ये बहुत पुराने समय से मार्केटिंग टेक्टिक्स है, ये बहुत पुराने टाइम से यूज किए जाने वाली तकनीकें हैं जो अंग्रेजों ने भी उपयोग की। सुधारवादी आंदोलनों के माध्यम से वो कहेंगे कि हम समाज सुधारना चाहते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अलग अलग रणनीतियां बना रहे थे। अगर ये उदाहरण नहीं समझ में आया तो मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको, जिससे जल्दी समझ में आ जाएगा। एक विज्ञापन आता है जिसमें एक माता को इमोशनली दिखाया जाता है। माता को इमोशनली किस तरीके से दिखाया जाता है? माता कहती है कि जब तक वह मुझे नहीं हराएगा तब तक वो दुनिया को कैसा हरा पाएगा, और उस इमोशन में अपने प्रोडक्ट को दिखा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, व्यक्ति उस इमोशन में बहुत जल्दी जुड़ जाता है। हमारे यहां पर माता का इमोशन बहुत बड़ी बात होती है और इस कारण से वह प्रोडक्ट अपनी मार्केट में एक जगह बनाना शुरू कर देता है। जब आपको पता होगा कि मैगी जैसी कंपनी पर आरोप लगाए गए थे कि उसके अंदर ग्लूटामिन जैसे तत्व की अधिकता है या कुछ ऐसे और तत्वों की अधिकता है जो शरीर के लिए अच्छे नहीं है, तो उस विज्ञापन में भी उन्होंने माता को ही आगे लाया और कहा कि कई माताओं ने अपना विज्ञापन में बताया कि, मतलब विज्ञापन बना रहे वो, कि मुझे जब पहली बार सुना तो बहुत बुरा लगा, लेकिन पुनः लौट कर आई विश्वास के साथ, और इस प्रकार से उन्होंने पुनः इमोशनल गेम खेला। मार्केटिंग में इमोशन बहुत बड़ी चीज होती है। याद रखिएगा, यह टेक्निक आज की नहीं, बहुत पुराने जमाने की है। और मैं आपको बताऊं कि ये इमोशनल गेम हर जगह खेला जाता है। यह गेम आपके कोचिंग इंडस्ट्री में भी खेला जाता है। ये इमोशनल गेम हर जगह यूज किया जाता है। जहां पर भी कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थियों को लगता है कि फलाना व्यक्ति मेरे साथ खड़ा हो गया, लेकिन वो व्यक्ति वास्तव में केवल इमोशन कनेक्टिविटी के माध्यम से अपने प्रोडक्ट और अपने ब्रांड को बेहतर करने का प्रयास कर देता है। सच्चाई यही है कि इस इमोशन के कारण ही कई बार प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं कि कोरोना काल में कुछ अभिनेताओं के द्वारा अच्छा कार्य किया गया, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन उस अच्छे कार्य की भी अच्छी तरह से मार्केटिंग की गई और उसके बाद फिर उसका अपना लाभ कमाया गया। हर जगह इमोशन काम करता है क्योंकि मनुष्य फाइनली भावनात्मक रूप से ही बना हुआ है। हो सकता है कि आप देखते होंगे कि कई बार कुछ रेल दुर्घटनाएं होती है तो अलग अलग देशों के मंत्री, हमारे देश के मंत्री रो देते होंगे और लोगों को लगता होगा कि देखो उन्हें भी तकलीफ हुई है, लेकिन वास्तविक रूप में ये इमोशन दिखाना कुछ चाहता है और करना कुछ और चाहता है। अगर ये सच्चाई समझ में आ जाए तो शायद लोग उसमें चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से निर्णय ले पाएंगे, लेकिन ये इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि आप उस समय इसको नहीं समझ सकते। जब आज से 5 साल 10 साल बाद उसका विश्लेषण करेंगे तब आपको अनुमान होगा कि अच्छा, व्यक्ति का दिमाग कहीं और चल रहा था और बातें कहीं और कर रहा था वो। तो क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि समाज सुधार आंदोलनों में अंग्रेजों की जितनी भूमिका होगी वह भले ही आपको सकारात्मक लगे, लेकिन वह सकारात्मक होने के साथ साथ बहुत बड़े स्वार्थ से जुड़ी हुई थी। तो मैं आपको पुनः बता दूं कि हमने इसके पहले आधुनिक भारत के इतिहास में शून्य से शिखर तक की जो क्लास शुरू की थी, इस कक्षा में सबसे पहले जाना था कि यूरोपियन कंपनियों का कैसे आगमन होता है। 2 पार्ट में कवर किया था। तीसरे पार्ट में हमने बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना पर बातचीत की थी और चौथे पार्ट में हमने जाना कि किस तरीके से ब्रिटिश साम्राज्यवाद की फिर स्थापना देश में हुई थी। आज हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों पर बातचीत करने जा रहे हैं। ये वे आंदोलन हैं जिसने हमारे समाज में
बहुत आमूलचूल परिवर्तन करने में मदद की। नो डाउट हमारा समाज कहीं ना कहीं उस दौरान कुछ ऐसी प्रथाओं का पालन कर रहा था जो पूरी तरह से न केवल शोषणकारी थी बल्कि पूरी तरह से अन्यायपूर्ण थी। और इसी कारण से हम इस आंदोलनों को दोहरे दृष्टिकोण से देखने के साथ साथ इसका हमारे भारतीय इतिहास में एक अलग महत्व समझते हैं। देखो, यह एक प्रकार का दीप था, एक प्रकार की ज्योति थी जिसने लोगों को जागरूक किया, लोगों को अवेयर किया। अभी तक भारत एक राष्ट्र नहीं बना था, अभी तक भारत एक देश नहीं बना था। अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा उस जमाने का भारत था, अभी एक राष्ट्र नहीं था। या तो ये अंग्रेजी शासन का हिस्सा था या तो देसी रियासतों के रूप में कई छोटे छोटे हिस्सों में बटा था, अभी ये राष्ट्र नहीं बना था। आप भले ही इस बात को स्वीकार करें ना करें, लेकिन ये वो दौर था जहां भारत एक राष्ट्र के रूप में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आप जब इस इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि धीमे धीमे इस समाज सुधार आंदोलनों ने ही युवाओं को जागरूक किया, उन्हें इस बात से अवगत कराया कि फ्रांस का राष्ट्रवाद क्या है, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद क्या है, अमेरिका का राष्ट्रवाद क्या है, चीन का राष्ट्रवाद क्या है, यूरोपियन देशों के राष्ट्रवाद क्या है। और हमारे अंदर एक भावना पैदा की कि अच्छा, हमारा भी राष्ट्रवाद हो सकता है। और यहां से धीमे धीमे राष्ट्र जैसी कल्पनाएं की जाएगी। फिर जब समय आएगा 1885 के आसपास का, तब पहली बार ऐसा फील होगा कि हां, अब हम धीमे धीमे अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक राष्ट्र के रूप में उभर रहे हैं। महात्मा गांधी जी के जुड़ने के बाद यह पूरा का पूरा क्षेत्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक राष्ट्र के रूप में विकसित होना शुरू होगा। नो डाउट मुझे लगता है इस राष्ट्रवाद की जड़ें अगर आपको ढूंढनी है तो वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में कहीं ना कहीं छिपी होगी। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन आपको पता चलेगा कि राष्ट्रवाद कहां से प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सामाजिक सुधार आंदोलन क्यों उत्पन्न हुए। मैंने उसका कुछ हल्का पुल्का अंदाजा आपको दिया है, लेकिन अगर आपको पॉइंट वाइज नोट करना है तो ये थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, इसलिए इसको ऐसे डिवाइड मत करना कि ये प्री का है और ये मेंस का है। तो सबसे पहले उदय के कारण, किस बात के उदय के कारण? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उदय के कारण। आधुनिक पश्चिमी शिक्षा ने शिक्षित बुद्धिजीवियों को, जो हमारे देश में अब शिक्षित बुद्धिजीवी थे, उनको तर्कवाद और मानवतावाद के मूल्यों से परिचित कराया। तर्कवाद का मतलब होता है आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रखूंगा, हम किसी को गाली गलौच नहीं करेंगे। आप अपनी बातों को रखेंगे, हम अपनी बातों को रखते हुए आपके तर्क को गलत साबित करेंगे। और इससे धीमे धीमे ये होगा कि हमारे बीच में जो बातचीत होगी वो एक ऐसे परिणाम को लेकर आएगी जो हमारे समाज के लिए ज्यादा बेहतर होगा। मानवतावाद का मतलब होता है कि क्या एक मानव को अधिकार है कि वो दूसरे मानव को गुलाम बनाए? क्या एक मानव को अधिकार है कि वह दूसरे मानव का शोषण करे? मानवतावाद में हर मानव के उसके अधिकारों के हक की बात की जाएगी। अब हमारे देश में अंग्रेजी किताबें पढ़ने वाले, और अंग्रेजी कौन सी किताबें? उस जमाने में आपको थोड़ी सी पीछे मैं और ले जाना चाहता हूं। लगभग 1688 में ब्रिटेन की क्रांति हुई थी, मतलब राजा की जगह एक पार्लियामेंट के पास शासन गया था। ये 1688 की घटना बड़ी फेमस घटना मानी जाती है पूरे के पूरे इतिहास में, विश्व के इतिहास में। यहां पर अंग्रेजों में क्रांति हुई थी, रियल में कोई मरा नहीं था, बिना किसी को मारे ही ये क्रांति एक प्रकार से मैं कहूंगा। और इसी क्रांति का परिणाम रहा कि वहां पहली बार राजा रानी की जगह पर चुने हुए लोगों ने सरकारें चलाई।
फिर उसके बाद 1775 1774 की जो 7 वर्षीय युद्ध शुरू हुआ था, उसमें अमेरिकन क्रांति का भी बहुत बड़ा योगदान जाता है। तो 1774 1775 के आसपास जो अमेरिकन क्रांति का प्रारंभ हुआ, समापन हुआ, उन सभी घटनाओं ने पूरे दुनिया भर को बताया कि एक ऐसा राष्ट्र भी बन सकता है। मैं थोड़ा अमेरिका के बारे में आपको बता दूं और आपको सुनकर अचरज होगा कि ये राष्ट्र बना कैसे है। अमेरिका राष्ट्र वास्तविक रूप में जब पहली बार कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तो वो तो सोच बैठा कि वो भारत है, लेकिन बाद में पता चला उसे ही कि ये भारत नहीं है। वहां जनजातियां रहती थी, उनको वो रेड इंडियन कहते थे, वो वहां के मूल निवासी थे। फिर जब कोलंबस ने उस टापू को, उस बड़े महाद्वीप को खोज लिया, तो यूरोप से जो तड़ी पार लोग होते थे, जिन लोगों का यूरोपियन समाज बहिष्कार कर देता था, वे लोग अमेरिका में जाके बसते थे। जिन लोगों को यूरोप ने दंडित किया हो किसी राजा ने, तो उसको देश छोड़ने का अगर आदेश दिया जाता था तो वो अमेरिका में चला जाता था। चोर, बदमाश, तड़ी पार लोग, जिनको वहां के समाज ने नकार दिया, ऐसे लोगों ने अमेरिका बसाया है। और उन लोगों ने अपने अधिकारों की मांग करते हुए अमेरिकन क्रांति का उद्घोष किया। वहां पर ब्रिटेन ने अपनी पूरी शासन व्यवस्था के तहत उस क्षेत्र को चलाने के निर्णय लिए, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने कहा कि हम यूरोप को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वे कोई ब्रिटिशर्स नहीं थे, वे स्पेनिश भी थे, वे फ्रेंच के भी थे, वो पुर्तगाली के भी थे, वो जर्मन के भी थे। अलग अलग यूरोपियन देशों से आए हुए उस अमेरिका के टापू पर इन सभी अलग अलग लोगों ने एक राष्ट्र का निर्माण किया। जैसे भारत में हम विविधता में एकता की बात करते हैं ना, वैसे अमेरिका को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, क्योंकि वहां पर भी पूरे यूरोप से अलग अलग जगह से लोग आए थे, लेकिन वहां रहने के बाद वो अमेरिकन बन चुके थे। उन्होंने अपनी पूरी आइडेंटिटी समाप्त कर दी थी, एक ही तरीके से अपने जीवन को चलाने का प्रयास किया था। उन्होंने एक ऐसा राष्ट्र बनाया जहां नागरिकों के अधिकारों के लिए सबसे पहली बार विस्तार पूर्वक चर्चाएं हुई थी। हम जानते हैं कि ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा प्रारंभ हुआ था मानव अधिकारों के लिए या मूल अधिकारों के लिए, लेकिन मूल अधिकार विस्तार पूर्वक अगर किसी ने दिए थे तो वास्तविक रूप में अमेरिका ने दिए थे। तब पूरी दुनिया में इस बात का जिक्र हुआ कि एक ऐसा देश भी बन सकता है जहां कोई राजा नहीं होगा, सब बराबरी में होंगे। तो ऐसी जब कोई लेखक ने ऐसी कोई कहानी पूरी पेश की होगी भारत के युवाओं के पास, तो उन्हें पता चला होगा कि ऐसा भी राष्ट्र है, ऐसे भी देश बने हैं दुनिया भर में। और इन्होंने भी हमारे देश में कहीं ना कहीं युवाओं को जागरूक किया। तो जो पश्चिमी शिक्षा की किताबें जब भारत में आई तो उन्होंने हमारे युवाओं को तर्कवाद से अवगत कराया। यह जिज्ञासु शिक्षित बुद्धिजीवी आंग्लवाद और प्राच्यवाद के विवाद से आहत था और भारतीय समाज का मूल्यांकन में सक्षम था। इसका मतलब हुआ कि वह इस बात से दुखी था कि ये आखिर क्यों झगड़ा चल रहा है कि हमें पश्चिमीकरण में जाना है या हमें वेदों की ओर लौटना है, बल्कि वो जानता था कि हमारे अंदर प्रॉब्लम है। अंग्रेज हम पर शासन, कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज हम पर शासन इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कमियां हमारे अंदर है, कुछ हमारे ही अंदर की कमियां हैं। जैसे कुछ मुट्ठी भर लोग आज भी देश के सारे बड़े निर्णय ले रहे हैं और वो अपने अनुसार इस देश को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मुट्ठी भर लोग, जो भले चुने हुए लोग उस आपने चुनकर भेजे हो, लेकिन कई बार वे निर्णय नहीं लेते हैं, बल्कि कुछ ऐसे लोग निर्णय लेते हैं देश के अंदर जिनका कोई हाथ नहीं है उस पूरे के पूरे लोकतंत्र की प्रक्रिया में। वो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, वो इसलिए क्योंकि हम कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर हमारे देश का हर नागरिक नियमों का पालन करना शुरू कर देगा, क्या मजाल है किसी करोड़पति और अरबपति की कि वो नियमों का उल्लंघन कर देगा? हर व्यक्ति जब नियमों के पालन से बंधा रहेगा तो हर समाज हर व्यक्ति को रे दबाव डालेगा कि तुम्हें भी पालन करना होगा, भले तुम आर्थिक रूप से कितने भी सक्षम हो। कहीं ना कहीं कमियां हमारे अंदर भी हैं, कहीं ना कहीं कमियां हमारे जो आसपास का समाज है उसी ने निर्मित की हुई है। तो ये युवा जानता था कि ये जो सुधार आंदोलन है, ये सामाजिक सुधार आंदोलन जो है, अगर हम नहीं लेकर आए तो भारतीय समाज धीमे धीमे पिछड़ता ही चला जाएगा। यह वर्ग जानता था कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना उनकी सैन्य शक्ति के कारण नहीं, बल्कि भारतीय समाज के पिछड़ेपन के कारण उत्पन्न हुई है। क्योंकि भारतीय समाज में लोग बटे हुए हैं,
कुछ लोग धर्म के आधार पर बटे हुए हैं, धर्म के भीतर लोग जाति के आधार पर बटे हुए हैं, और जाति के भीतर भी लोग अलग अलग उपजातियों में बटे हुए हैं। जहां बटा हुआ समाज होगा वहां समाज पर शासन करना सबसे सरल होता है। आप फ्रेंच के लोगों पर शासन कर नहीं सकते, क्यों नहीं? क्योंकि समाज बटा हुआ नहीं है। जर्मन लोगों पर शासन नहीं कर सकते क्योंकि समाज बटा हुआ नहीं है। जहां समाज बढ़ जाता है वहां शासन करना इसलिए सरल होता है क्योंकि उस समाज में प्रतिस्पर्धाएं होती ही है, कंपटीशन होता ही है। फिर वो जातिगत हो सकता है, वो धार्मिक हो सकता है, वो सामुदायिक हो सकता है, पर उस प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाकर आप किसी एक को शक्तिशाली बनाकर बाकी को नियंत्रित कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल कार्य होता है। और इसीलिए ये जानता था युवा, उस जमाने के युवा की बात कर रहा हूं मैं, ये 1810, ये बात हम समझ लीजिएगा कि 1790 से लेकर तो 1890 तक समझना दिमाग में कि उस दौरान की मैं बात कर रहा हूं। आधुनिक प्रेस और संचार ने शिक्षित बुद्धिजीवियों के मध्य वैचारिक आदान प्रदान की प्रक्रिया को प्रबल किया। शिक्षित बहुत कम लोग थे, लेकिन अब वे अपने बातों को प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचा पाते थे। उसमें एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होता था वह प्रेस के माध्यम से वो जानकारियां 10 लोगों के बीच में पढ़ता था। जैसे आज के जमाने में व्हाट्सएप को 10 लोगों तक भेजा जाता था, उस जमाने में एक ही व्यक्ति के पास समझो कि व्हाट्सएप आता था और वो पढ़कर सभी लोगों को सुनाता था। और इससे लोगों के अंदर पहली बार इस प्रकार के सूचनाओं ने, इस प्रकार की जानकारी ने जागरूकता लाई और उन्हें महसूस कराया कि सच में कुछ कमी तो हमारी भी है, हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, अन्यथा क्या औकात है कि ये दूसरे देश से आकर इतने बड़े हिस्से को कब्जे में कर सके। वैचारिक आदान प्रदान ने भारतीयों को यूरोप में चल रहे स्त्री आंदोलन, यूरोप में काफी लंबे समय से स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए आंदोलन चल रहे थे, दास आंदोलन और लोकतांत्रिक आंदोलनों से परिचित कराया। इससे इनमें सामाजिक जागरूकता बढ़ी, ये भी समाज सुधार की तरफ प्रेरित हुए। और सबसे बड़ी बात हुई 1813 के बाद हमारे देश में कई ईसाई धर्म प्रचारक आने लगे। इन ईसाई धर्म प्रचारकों ने अपने धर्म की तारीफ करने के साथ साथ दूसरे धर्म की कमियों को दिखाया। नो डाउट। अब यहां एक छोटी सी बात समझना, ये बड़ा अद्भुत सहयोग है, ये बड़ा अद्भुत सहयोग है और मुझे बताना कि मैं सही हूं या गलत हूं। जब आप अपने धर्म को देखोगे ना, अपने धर्म को, कोई भी हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जैन, बौद्ध, जो भी धर्म देख लीजिए, ईसाई, सारे धर्म की बात कर रहा हूं मैं। जब आप अपने धर्म के बारे में सोचेंगे तो शायद ही आपको अपने धर्म में कोई कमियां दिखाई दे, शायद ही। अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो बात अलग है, लेकिन यदि आप एक साधारण शिक्षा के मार्ग से आए हैं और आज पहली क्लास मेरी ले रहे होंगे तो आज आप सोचिएगा कि आप अपने धर्म के बारे में तो आपको सब अच्छी बातें दिखाई देगी, और इसी समय आपसे किसी दूसरे धर्म के बारे में पूछा जाए तो आप उसमें 10 कमियां निकाल कर दिखा सकते हैं। और ये केवल आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है, सामने वाले धर्म के व्यक्ति के साथ भी यही दिक्कत है। लेकिन धीमे धीमे बुद्धिजीवी वर्ग अपनी कमियों को पहचानता है, वो जानता है कि मेरे अंदर भी कमी है, और वो जानता है कि उस कमी का कारण भी क्या है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो जब ईसाई मिशनरी आए, इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, अपने धर्म का बखान किया, और भारतीय धर्म में जो हिंदू, मुस्लिम, पारसी, अलग अलग धर्म के लोग रहते थे उनको क्रिटिसाइज किया, उनकी कमियों को उजागर किया। इन्हीं कमियों ने ये तो बताया, इसीलिए तो कहते हैं कि जो निंदक होते, निंदक उन्हें अपने पास में रखिए, क्योंकि वो निंदक आपकी कमियों को निकाल निकाल कर आपको बेहतर करते जाएंगे। तो ये भी एक प्रकार के निंदक और आलोचक थे। जीवन में व्याप्त कुरीतियों की तरफ आकर्षित किया और इसी क्रम में भारतीय अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए प्रेरित हुए। यही से भारतीय लोगों को लगा कि अब हमें अपने धर्म की इन कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए और इसे दूर करना चाहिए। तो पुनः मैं रिपीट कर दूं कि इस पूरे आंदोलन की उत्पत्ति में सबसे बड़ा जो योगदान रहा आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का, जिज्ञासु शिक्षित बुद्धिजीवी का,
ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ये बात क्लियर हो गई कि इनकी जो शक्ति है वो वास्तव में इनकी सैन्य शक्ति नहीं बल्कि इनकी विज्ञानवाद की शक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेस और संचार के साधनों ने इस प्रकार की विचारधारा को आगे बढ़ाया। यूरोप में चल रहे आंदोलनों से प्रेरणा मिली, सामाजिक जागरूकता धीमे धीमे समाज सुधार की ओर प्रेरित करने लगी और अंत में मिशनरियों के कारण भी हमारे देश में जो कुरीतियां थी उस पर ध्यान गया। और एक सबसे बड़ा कारण अंग्रेजों की प्रगतिशील अच्छी नीति, प्रगतिशील नीति। हम जानते हैं कि वो क्यों अच्छी नीति अपना रहे हैं, क्योंकि वे अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं। शिक्षित भारतीय बुद्धिजीवियों को समाज सुधार के लिए प्रेरित करना, शिक्षित भारतीय बुद्धिजीवियों को यह आकर्षित करेंगे और इनवाइट करेंगे कि आप अपने समाज को सुधारने के लिए आगे बढ़िए, हम आपका साथ देंगे। आप अपने समाज की कमियों को दूर करने के लिए आगे आइए, हम आपको मदद करेंगे। और इसी नीति के कारण भारत में प्रारंभ हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो क्या सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को यह क्लियर हो रहा है कि कैसे हमारे देश में सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रारंभ हुआ, या कैसे हमारे देश में सामाजिक सुधार आंदोलनों ने जगह बनाई, क्या कारण थे कि ये उत्पन्न हुए। अब जरा सामाजिक सुधार आंदोलनों की विषय वस्तु पर बात करें तो सामाजिक सुधार आंदोलनों की विषय वस्तु में 3 चीजें थी। सबसे पहला तो था धर्म। धर्म का मतलब हिंदू और मुस्लिम धर्म में जो कमियां, जो चैलेंजेस थे, जिसके कारण लोग शोषित महसूस करते थे, जिसके कारण उनकी जिंदगी में समस्याएं थी, वे कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि मूर्ति पूजा, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा, कर्मकांड कि आपको यदि मोक्ष चाहिए, यदि आपको पुण्य कमाना है तो आपको ये करना होगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन उस जमाने में एक व्यक्ति को मोक्ष के नाम पर, पुण्य के नाम पर, उसके पुराने पापों को धोने के नाम पर न जाने उससे क्या क्या करवाया जाता था। अगर वह व्यापारी वर्ग है तो उससे आर्थिक लाभ की प्राप्ति करवाई जाती थी, अगर वह निम्न वर्ग का व्यक्ति है तो उससे बेगारी करवाई जाती थी। और बेगारी करवाकर उसको धन्यवाद नहीं कहा जाता था, बल्कि कहा जाता था कि हम तो उल्टा तुम्हें पवित्र कर रहे हैं अगर तुम हमारी सेवा करोगे। आज भी हमारे समाज में कई जगह पर आप देखेंगे कि कुछ परिवार में लोग बगैर किसी कारण के उच्च जाति के लोगों के यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये बताया गया, उनके दिमाग में डाला गया है कि अगर तुमने सेवाएं नहीं की तो तुम्हारे पाप नहीं धुलेंगे, जबकि खुद के पाप कितने बड़े हैं वो भी नहीं जानते हैं। तो वास्तविकता यह है कि इस प्रकार की जो चीजें चल रही थी धर्म में, कर्म कांड की लेकर, मूर्ति पूजा की लेकर, बहुदेववाद से लेकर कई प्रकार की जो बातचीत चल रही थी, जो मुस्लिम धर्म में एक प्रकार से जड़ता आ चुकी थी, कट्टरता आ चुकी थी, वो भी इस मुस्लिम धर्म में सुधार का एक बहुत बड़ा फैक्टर बना कि हाँ इस चीज को दूर करना पड़ेगा। वहां पर तो ईश निंदा जैसी चीजों को बहुत बड़ा पाप माना जाता था, जबकि मनुष्य है, तर्क विज्ञान उसके पास है और उसको हमेशा सवाल खड़ा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज मनुष्य से पहले नहीं आई है, सब मनुष्य की ही देन है, मनुष्य के विचारों की, मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है सब की सब चीजें। पर वही है, कुछ कट्टरवादी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे और वो मानेंगे कि नहीं, लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पहले डायनासोर के जमाने में ही अलग अलग प्रकार के देव उत्पन्न हो गए थे, ईश्वर उत्पन्न हो गए थे, या फिर चीजें उत्पन्न हो गई थी। लेकिन अपनी अपनी मान्यताओं को मानना कोई बुराई नहीं है, वो होना भी चाहिए, आपके अपने विचार है। लेकिन उस जमाने में इस प्रकार के मुद्दों पर सुधारवादी विचारों का प्रारंभ हुआ। मैं ये सारी बातें जो आपके सामने रख रहा हूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैं एक शिक्षक के तौर पर आपको विषय वस्तु बता रहा हूं कि उस धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों की विषय वस्तु क्या थी। इस पूरे सुधार के लिए इन्होंने शिक्षा को माना था कि विज्ञानवाद वाली शिक्षा होनी चाहिए, जहां विज्ञान को वरीयता दी जाएगी। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो आधुनिक अंग्रेजी वाली भी हो सकती है,
आधुनिक शिक्षा। अब आधुनिक शिक्षा हर एक ने अपने अनुसार परिभाषित की। किसी ने कहा अंग्रेजी शिक्षा आधुनिक शिक्षा है, किसी ने कहा कि नहीं, संस्कृत को यदि शुद्ध रूप से लिया जाए तो वह फिर आधुनिक शिक्षा ही रहेगी, मातृभाषा में जो पढ़ाया जाए वही आधुनिक शिक्षा कहलाएगी। बट शिक्षा को एक बहुत बड़ा विकल्प माना गया इस आंदोलनों के माध्यम से, या इन आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए। और दो समुदायों पर यह आंदोलन प्रेरित थे। पहला, पिछड़ा समुदाय। अब यहां पिछड़ा समुदाय का मतलब ओबीसी समुदाय मत कह देना कि सर मेरे पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं। पिछड़ा समुदाय का मतलब है एससी और एसटी समुदाय की मैं बात कर रहा हूं, जो या तो अनुसूचित जाति में आते थे या अनुसूचित जनजाति में आते थे, जो उनका शोषण होता था। और दूसरा था स्त्री समुदाय, जिसके साथ काफी लंबे समय तक अन्याय होता रहा। और केवल अन्याय मतलब धर्म का नहीं, धर्म जाति हर जगह पर उसके साथ अन्याय होता गया। मतलब इसका एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा कि यदि एक स्त्री उच्च जाति की है तो उसके साथ भी अन्याय होता है, पर उस अन्याय को अगर आप 10 का नंबर देंगे कि उसके साथ अन्याय की जो वैल्यू है वो 10 है, तो वही निम्न जाति की स्त्री के साथ अन्याय का आंकड़ा 100 हो जाता है। यदि यह किसी विशिष्ट धर्म से ले लिया जाए तो कभी कभी वह 1000 भी हो जाता है। यदि वह किसी प्रकार की उपजातियों में चला दिया जाए तो यह अन्याय और 10 गुना होता चला जाता है। तो स्त्री समुदाय और पिछड़ा समुदाय इस पूरे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के केंद्र बिंदु में रहेंगे। तो वापस आते हैं, समझते हैं। हमें यह पता चल गया कि इन आंदोलनों के उदय का कारण क्या था। इन आंदोलनों में केंद्र में कौन थे, किनको सुधारा जा रहा था? तो इन आंदोलनों में सुधारा जा रहा था पिछड़ा समुदाय और स्त्री समुदाय के सुधार के लिए कदम उठाए गए थे। मूल रूप से इन दो समुदाय के लिए आप देखेंगे जातिवादी आंदोलन और महिलाओं के सुधारवादी आंदोलन, जिसमें महिलाओं के लिए सती प्रथा का विरोध किया जाएगा, विधवा पुनर्विवाह प्रारंभ किया जाएगा, महिलाओं के विवाह की एक न्यूनतम आयु तय की जाएगी। ये सब महिलाओं को केंद्र में रखते हुए प्रारंभ किए गए थे। हर आंदोलन में विषय वस्तु में यही दो लोग रहेंगे कि वो कैसे अपने समाज के कमजोर लोगों को आगे ला सकते हैं, कैसे उनके शोषण को रोक सकते हैं, कैसे उनके ऊपर होने वाले अन्याय का विरोध कर सकते हैं। और दूसरा, स्त्री समुदाय के लिए लगातार कार्य कर रहे थे। दूसरा, इस आंदोलनों को बढ़ाने के लिए, इस आंदोलनों को प्रसारित करने के लिए इन्होंने शिक्षा का सहारा लिया और यह आंदोलन धर्म पर ज्यादा फोकस करने लगे अपनी कमियों को दूर करने के लिए। तो बहुदेववाद का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, अंधविश्वास का खंडन, विज्ञानवाद, उच्च वर्ग के नियंत्रण को शिक्षा के अधिकार पर समाप्त करना था। यह भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस जमाने में एक तो केवल पुरुष को ही शिक्षित किया जाता था, महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता था, और पुरुषों में भी केवल एक विशिष्ट जाति वर्ग के पुरुष ही शिक्षित हो सकते थे। अगर हम देखा जाए तो इस एकाधिकार थी, मोनोपोली थी, इसको खत्म करना भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का केंद्र था। और इसमें दो समुदाय थे, स्त्री समुदाय और पिछड़ा समुदाय। तो हमें पता चल गया कि उस जमाने में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उन आंदोलनों के विषय वस्तुएं क्या थी, कौन से समुदाय लक्षित थे, किसका माध्यम उपयोग करके इन आंदोलनों को आगे बढ़ाया गया, और किन चीजों में सुधार किए गए, धार्मिक सुधार किए गए, धार्मिक परंपराओं और धार्मिक कर्म कांडों को रोकने का प्रयास किया गया। मोटे तौर पर यह पूरे आंदोलनों की विषय वस्तु होगी। अब आप कोई भी आंदोलन ले लीजिए, ब्रह्म समाज वाला आंदोलन ले लीजिए, रामकृष्ण मिशन ले लीजिए, प्रार्थना समाज ले लीजिए, आर्य समाज ले लीजिए, आप कोई भी आंदोलन ले लेंगे तो उन आंदोलनों को समझने के लिए बस ये 3 चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। पहला, कि यह आंदोलन किस धर्म में सुधार की बात करेगा, दूसरा, किस प्रकार की शिक्षा के आधार पर बात करेगा, और तीसरा, इसमें पिछड़े समुदाय के लिए क्या किया गया, महिलाओं के लिए क्या किया गया। तो आप उस आंदोलनों का वर्णन कभी भी कर सकते हैं। यदि आप लोगों को लिखना सीखना है
तो ये सीखना होगा कि वास्तविक रूप में इस पूरे सुधारवादी आंदोलनों में किन बातों की ओर ध्यान दिया जा रहा था। अब यहां पर समझना यह होगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की प्रकृति। जो भी सुधार होने वाले थे, कई लोग ऐसे नहीं होते हैं कि 100% समर्थन करने वाले लोग हो जाएंगे कि चलो सुधार करते, नहीं। कुछ लोग रूढ़िवादी भी होते हैं, कट्टरवादी भी होते हैं, जिनको सुधार पसंद नहीं। जैसे मोहब्बतें मूवी में अमिताभ बच्चन, जिनको परिवर्तन पसंद नहीं था। तो कुछ लोग परिवर्तन को पसंद न करने वाले भी लोग होते हैं। तो आंदोलन बेसिकली दो प्रकार के थे, एक थे सुधारवादी रिफॉर्मिस्ट और एक थे प्रति सुधारवादी। प्रति सुधारवादी को हम यथास्थितिवादी कहते हैं। वो चाहते थे कि सब सही है, सब चंगासी, सब बढ़िया है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, कोई बदलाव की जरूरत नहीं, जो व्यवस्था है वो हजारों वर्षों से चली आ रही। ये वाले लोग तर्क क्या देते पता है? हमने थोड़ी बनाई ये व्यवस्था, हजारों वर्षों से चली आ रही है, हम कौन होते हैं तोड़ने वाले? भाई तुम तोड़ने वाले कौन होते हो तो मानने वाले कौन होते हो? जिन्होंने 1000 साल बनाई उन वो आएंगे तो मानेंगे, तुम होते कौन हो मानने वाले भी? और वो अपना तर्क देंगे कि हम तोड़ने वाले कौन होते हैं। तो ये वो लोग थे जो चाहते नहीं थे कि सुधार हो, और इसमें भी कई आंदोलन खड़े हुए थे। इनको हम सामाजिक सुधार आंदोलनों का एक हिस्सा जरूर मानते हैं। क्यों मानते हैं? ये तो सुधारवादी थे ही नहीं, क्योंकि विरोध होना भी जरूरी है। बिना विरोध के, बिना विरोधाभास के आप एक सही निष्कर्ष तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो एक हिस्सा हम इनका भी मानेंगे। ये दो प्रकार के थे सुधारवादी। सुधारवादी में दो प्रकार के लोग थे, एक थे पाश्चात्यवादी और एक थे पुनरुत्थानवादी। एक थे सुधारवादी, एक थे पाश्चात्यवादी और एक थे पुनरुत्थानवादी। पाश्चात्यवादी क्या कहते थे? पाश्चात्यवादी ये कहते थे कि देखो, इस समय यदि भारतीय समाज की कमियों को दूर करना है तो सब कुछ अंग्रेजी पढ़ाओ, वेस्टर्न कल्चर को अपनाओ। वेस्टर्न कल्चर का मतलब अब वो उसमें कपड़े उपड़े भी आ जाएंगे, वो जीन्स पहनेंगे, सूट बूट पहनेंगे, धोती कुर्ते को छोड़कर वह सूट बूट पहनेंगे, नीम की लकड़ी के दातून को छोड़कर टूथब्रश और टूथपेस्ट यूज करेंगे। और हम कह सकते हैं कि वो कई प्रकार से पश्चिम के लोगों की कॉपी करेंगे, जिसमें फिर वो प्रतीकात्मक रूप से अपने पत्नी को शाम के समय अपने साथ घूमने ले जाएंगे। ये सारे पाश्चात्यवादी विचारधारक थे। पर ये कोई बुरा नहीं कर रहे, ऐसा मत सोचना कि अच्छा तो ये अंग्रेजों से ज्यादा प्रभावित थे। नो डाउट ये अंग्रेजों से ज्यादा प्रभावित थे, लेकिन उनका मकसद शुद्ध था। वो अंग्रेजों के जैसे बदमाश नहीं थे कि दिखावा कुछ और कर रहे। इनका मकसद तो था सच में अपने समाज को सुधारना। हाँ, अंग्रेज उनके माध्यम से अपना लक्ष्य हासिल कर रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि अंग्रेज ये दिमाग लगा रहे थे कि अच्छा ये बदल के आ जाएंगे लोगों को, तो सूट बूट के लिए कपड़ा हमसे ही खरीदेंगे। और पुनरुत्थानवादी वाले क्या थे? तो पुनरुत्थानवादी वाले कहते कि नहीं, वेदों की ओर लौटो, मध्यकाल को छोड़ दो। प्राचीन काल में तो हम स्वर्ण युग में थे, गुप्त काल की वर्णन करेंगे, मौर्य काल का वर्णन करेंगे और बड़ी बड़ी चीजों को पेश करेंगे कि हमारे उपनिषद देख लीजिए, वेदांत देख लीजिए, हमारे वेदों को देख लीजिए, सब कुछ अच्छा था उस समय। तो वो कहेंगे कि आधुनिक शिक्षा नहीं, पीछे की ओर चलो। गलत तो ये भी थे और गलत तो ये भी थे। अब आप जब आगे बढ़ चुके तो पीछे लौटने की बातें कैसे कर सकते हो? हाँ, इनका श्रेय है, इनका योगदान है कि इन्होंने ये प्रयास किया कि कॉपी करना ही जरूरी नहीं है, आप अपने आप को पहचान लीजिए तो सुधार कर सकते हैं। तो दोनों के अपने अपने योगदान है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी गलतियां हैं। ये कॉपी पेस्ट में ज्यादा विश्वास करने लगे और ये पीछे जाने लगे, जबकि दोनों ने मिलकर एक बेहतर परिणाम निकालना चाहिए था कि नहीं, आगे देखना होगा। आप अपनी शिक्षाओं को बेहतर तरीके से सुधार करिए, अपने विचारों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाइए, लेकिन दोनों ही अपने अपने तरीके के रूप में आगे बढ़ने लगे। तो कुछ लोग कहेंगे कि वेदों की ओर लौटो, वेदों में सब है, हम पुराने जमाने की जिंदगी जिएंगे, प्राचीन काल में भारत जैसा था हम वैसा लेकर आ जाएंगे, पुरानी सारी की सारी जितनी भी वेद की जो व्याख्याएं थी वो व्याख्याएं पेश करेंगे।
पर ये भी कोई सही तरीका नहीं है और ये भी कोई सही तरीका नहीं, और ये तो बहुत भयानक गलत लोग हैं। ये तो मानने को ही तैयार नहीं है, ये कहते हैं कि नहीं कोई सुधार उधार की जरूरत नहीं, सब चंगा है, सब बढ़िया है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। भारतीय समाज में सुधारवादी सुधारों का समर्थन करते थे। यथास्थितिवादी भारतीय समाज की जड़ता प्राचीन भारतीय इतिहास में स्थापित मान्यताओं का समर्थन करते थे। सुधारवादियों में पुनरुत्थानवादी प्राचीन श्रेष्ठता। अब देखो यहां पर नो डाउट आज भी आपको समाज में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, रील्स में कुछ दो बातें सुन ली होगी, और जब वो दो बातें सुन लेते हैं तो देखना आपसे बहस करते होंगे। और उनका बहस किस प्रकार की होती होगी? तुम्हें पता है कि भारत प्राचीन काल में कितना स्वर्णिम युग में था? तुम्हें पता है कि भारत के प्राचीन काल में कितनी अद्भुत चीजें होती थी? तुम्हें पता है कि भारत के पुराने मंदिरों को आप अगर देखोगे तो उसके विज्ञान से अचंभित हो जाओगे। ठीक है भाई, हमें नहीं पता है, पर वो प्राचीन काल के लोगों की देन है। तुम क्या दे रहे हो समाज को? व्हाट्सएप की रील का ज्ञान? उससे अच्छा है कि तुम भी किताबें पढ़ो और उन महान लोगों की पीढ़ी हो तुम, उनसे बेहतर मंदिर ना सही, उनके जैसा ही वास्तुकला सीख जाओ, उनके जैसी ही मूर्ति कला सीख जाओ। वो नहीं सीखेगा, बस वो ज्ञान बांटने में विश्वास करेगा। तो ये पुनरुत्थानवादी जो थे, ये प्राचीन की श्रेष्ठता, पर ये वो लोग नहीं है, मतलब आज के जैसे व्हाट्सएप रील वाले लोग नहीं है। इन्होंने सच में वेदों को पढ़ा, इन्होंने उपनिषदों को पढ़ा, उसके ज्ञान को पढ़ा, उन्हें समझ में आया कि सच में हमारे उपनिषदों में बहुत अच्छा ज्ञान दिया हुआ है। और ऐसा नहीं कि इसमें केवल भारतीय थे, अंग्रेज भी थे। अंग्रेजों ने जब भारतीय उपनिषदों का अध्ययन किया तो वे अचंभित हो गए कि भारतीय लोग प्राचीन काल में आध्यात्मिक रूप से इतने आगे और उन्नत हो गए थे, जो वो आज सोच रहे थे हम प्राचीन काल में कर चुके थे। लेकिन प्राचीन काल के सपनों में वर्तमान ढूंढना मूर्खता है। आपको देखना होगा कि आज की डिमांड क्या है। हम जानते हैं कि आज पूरी दुनिया को अगर आगे बढ़ाना है तो आर्थिक महाशक्ति बनना पड़ेगा। आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए आपको वस्तुओं के विनिर्माण को बेहतर करने का प्रयास करना होगा। एक अच्छा विकल्प है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक नया विषय है, आप उसके रूप में समाज को कुछ देने की कोशिश करिए। नो डाउट हम जानते हैं कि उपनिषदों का अध्यात्म बहुत अच्छा है, उससे हम अपनी जिंदगी को भौतिकवाद से दूर करने में मदद करेंगे। लेकिन हम केवल प्राचीन की श्रेष्ठता के सपने देखकर वर्तमान के आनंद की अनुभूति करके मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। इसलिए वो चीजें त्यागना जरूरी है। हमें समझना होगा कि अतीत हमारा अच्छा था, पर क्या हमारा वर्तमान और भविष्य अच्छा होगा कि नहीं होगा। वे लोग नियमों का पालन करते थे, हम नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो प्राचीन की श्रेष्ठता पुनरुत्थानवादियों का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु होता था। वे हमेशा पश्चिमीकरण का विरोध करते थे, वे अपने जीवन पद्धति को ही स्वीकार करते थे। स्वदेश, स्वधर्म या फिर उसमें वह अपनी आत्मनिर्भरता, इन विषयों पर ज्यादा विश्वास करते थे। दक्षिणपंथी विचारधारा के भी कहलाते ये लोग, क्योंकि ये दक्षिणपंथी विचारधारा का मतलब होता है जो परंपरागत विचारों को समर्थन देते हैं। लेकिन ये सुधारवादी थे, ये मानते थे कि कमी है और सुधारना पड़ेगा और उसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। आज भी कुछ लोग पीछे जाने की बातें करते। पीछे मत जाइए, आगे देखिए। दुनिया स्पेस टेक्नोलॉजी को देख रही है, दुनिया स्पेस के साथ नैनो टेक्नोलॉजी समझ रही है। आज की दुनिया की शल्य चिकित्सा के कारण ही कुछ भी कहिए, प्राचीन काल की तुलना में आज हमारा जीवन ज्यादा बेहतर है। प्राचीन काल में एक आम नागरिक को थोड़ा बुखार होता था तो मृत्यु पे चला जाता था, आज एक आम नागरिक थोड़े से बुखार के कारण तो नहीं मरेगा। तो नो डाउट हमें मेडिसिन में अपना विचार रिसर्च करना होगा। एक बार मुझे मौका मिला था ऐसे ही दक्षिणपंथी सभा में जाने का, तो मैं बड़ा अचंभित था और बड़ा हंस रहा था, क्योंकि वहां जो भी व्यक्ति आता था वो केवल आलोचना करने आता था। मतलब वो अपनी सभाओं में मेरी बात ध्यान से समझना, क्योंकि अब क्या है कि कई बार कुछ ऐसे लोग इनवाइट कर देते कि उन्हें मना कर पाना नामुमकिन होता है, कह सकते हैं सभी प्रकार की शक्ति से ओतप्रोत होते। तो उन्होंने कहा कि सर आप आइए, आपको इस सभा में बहुत मजा आएगा और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, 1-1.5 घंटे में क्या दिक्कत है। मैं इस सभा में गया हूं, मैं नाम वाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता है।
बट समझ जाना, दक्षिणपंथी विचारधारा की सभा थी। जो हर विचारक आता था वो केवल आलोचना करता था। एक ने कहा कि अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक भाषा नहीं है, संस्कृत भाषा वैज्ञानिक है। हमने कहा भाई बिल्कुल, इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस बात के बहस में लगने से ज्यादा जरूरी है कि उस वैज्ञानिक भाषा के लिए आपने क्या किया। इस बात के लिए ज्यादा जरूरी है कि क्या आपने ऐसा कंप्यूटर बनाया जो संस्कृत को बहुत फास्ट समझ सकता है और उसके बेसिस पर उन सवालों के जवाब दे सकता है जो अंग्रेजी में नहीं मिल पाते हैं। बातें मत करिए, आलोचना मत करिए। आप दूसरे की बड़ी लाइन को छोटा दिखाने के लिए या छोटा करने के लिए उसकी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। आप अपनी बड़ी लाइन बनाइए ना। फिर एक व्यक्ति ने कहा कि हमारी अ आ ई बहुत ही वैज्ञानिक है, क्योंकि आप देखेंगे कि अ आ जबान पर बोला जाएगा, फिर धीमे धीमे अंदर की ओर जाएगा और यहां तक अहम अहा नीचे तक जाएगा। मैंने कहा यह भी बिल्कुल सही है, पर क्या हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो दुनिया बदलने की ताकत रखता हो? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, दुनिया भर में अलग अलग रिसर्च पेपर छापे जाते हैं विज्ञान में अलग अलग लोगों के द्वारा। वे वर्तमान के विज्ञान के अनुसार रिसर्च पेपर छाप रहे हैं। आपको पता है कि आयुर्वेद बहुत अच्छी चीज है, इससे ज्यादा बेहतर है, तो लाइए ना आयुर्वेद का कोई रिसर्च पेपर और उसको दुनिया भर में मार्केटिंग कराइए, दुनिया भर में दिखाइए। लाइए एड्स का इलाज, लाइए कैंसर का इलाज, लाइए उन समस्याओं का इलाज जो इनके बस की बात नहीं है। क्यों नहीं समाज और दुनिया एक्सेप्ट करेगी आपके विज्ञान को? वो आपको सर पर बिठा देगी, क्योंकि आप उन सवालों के जवाब भी दे पा रहे हैं जो उनसे नहीं हो पाते। तो कभी आपको अगर पुनरुत्थानवादियों को देखना है तो दक्षिणपंथी महासभाओं में चले जाना, दक्षिणपंथी सभाओं में चले जाना, आपको पता चल जाएगा वे वैसे ही सोच के थे। प्राचीन की श्रेष्ठता, पश्चिमीकरण का विरोध, अतीत का महिमा मंडन, इतना अतीत का महिमा मंडन करेंगे कि ऐसा लगेगा कि ठीक है फिर उसी युग में चले जाओ भाई, क्यों इस युग में जी रहे हो? कोशिश करो ऊपर वाले से कि एक ऐसी मशीन बनवाओ और चले जाओ पुराने युग में। 2 दिन नहीं टिक पाओगे पुराने युग में जितना अतीत का महिमा मंडन करते हो। और इसी दौरान मध्यकाल की बुराई भी कर देंगे, खास करके मुगल काल की बुराई करेंगे, और यही से बीज पैदा होगा नफरत का। यही से जन्म लेगी हिंदू मुस्लिम एक प्रकार से विभाजन की कड़ी। यहां है जड़ें, यहां ढूंढोगे तो यहां मिलेगा तुम्हें हिंदू मुस्लिम विवाद की जड़ें, यहां ढूंढने पर मिलेगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब पुनः बता दूं मैं कौन होता हूं, मैंने कौन सा रिसर्च किया है। मैं 2 किताबें पढ़ने के बाद पढ़ा रहा हूं, तुम्हें सच बता दे रहा हूं। हम पढ़ रहे यूपीएससी का सिलेबस, जान रहे हैं कि ये सारा घटनाक्रम क्या हो रहा है। बुरे लोग नहीं है ये, इन्होंने उस जमाने में, ये आज के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग नहीं है, उन्होंने भी बहुत अच्छे से जाना है, सब चीजें की है, उसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बायस्ड हो गए और उसका परिणति हुई कि धीमे धीमे देश फाइनली 2 देश के हिस्सों में बढ़ गया, 2 क्षेत्र में बढ़ गया, और फाइनली एक भयानक देश के विभाजन की घटना हुई जिसने न जाने कितने लाखों लोगों की मौत का इंतजाम किया। तो पुनरुत्थानवादी, क्या विचारधारा थी पुनरुत्थानवादियों की, मैं आपको वो भी बता देता हूं। ये जागरूकता अभियान, साहित्य, प्रेस, जनसभाओं के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करेंगे। जो पुनरुत्थानवादी होंगे वह पश्चिमी वेशभूषा का विरोध करेंगे। याद रखना, पुनरुत्थानवादी पश्चिमीकरण का विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि नहीं, अपने स्वधर्म, अपने बातों को फॉलो करो जो वेदों में लिखी हुई है। अब जरा दूसरे से मिलिए, पाश्चात्यवादी, ये भी कोई अच्छे लोग नहीं है, सीधे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आधुनिकता का मतलब समझेंगे पश्चिमीकरण। ये समझेंगे कि आधुनिक कौन? जो सूट बूट पहनता होगा। आधुनिक कौन? जो अंग्रेजी बोलता होगा। आधुनिक मॉडर्न कौन? जो वेदों की बुराई करता होगा, जो अपनी बुराई करता होगा, जो अपने जड़ों की बुराई करे, वो क्या आधुनिकता को जानेगा? आधुनिकता का मतलब होता है आप अपने पुराने से गलतियों से सीखेंगे और एक नए विचार की ओर आगे बढ़ेंगे। यही आधुनिकता है। आप पुरानी चीजों को गाली देकर नई चीजों की बात नहीं कर सकते।
जो अपने दादा परदादाओं की चीजों को बुरा कहकर केवल उनकी कमियों को ही ध्यान में देकर आगे बढ़े, वो भी हमें नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए वो वहां से अच्छी चीजें ले, जो कमियां थी उसको आज दूर करे, वही आधुनिकता की ओर माना जाएगा। विज्ञानवाद में इनका विश्वास था हर चीज की जांच होनी चाहिए, उसके बाद उस पर विश्वास होना चाहिए। तर्कवाद को स्वीकार करते थे। आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। मानवतावाद और उदार लोकतंत्र, वो मानते थे कि राजाओं के शासन नहीं होने चाहिए, बल्कि शासन होना चाहिए चुनी हुई सरकारों का, जो जनता के द्वारा चुनी जाए, और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, नागरिकों के अपने अधिकार होने चाहिए। ये सब पाश्चात्यवादी विचारक थे। हम कहेंगे कि उस जमाने में इन विचारकों ने भारतीय समाज को एक प्रकार से नई दिशा दी, नई ऊर्जाएं दी। आज हम इनको क्रिटिसाइज सरलता से कर सकते हैं, लेकिन उस समय की परिस्थितियों को ध्यान दीजिए, उस समय की सिचुएशन को ध्यान दीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, उनके द्वारा भी कई ऐसे कदम उठाए गए जिसने हमारे पूरे के पूरे सामाजिक ताने बाने को एक चुनौती दी। तो ये थे पुनरुत्थानवादी विचारधारा के लोग, ये थे पाश्चात्यवादी विचारधारा के लोग। जो यथास्थितिवादी लोग थे, उनका मतलब था कि ये इन्हीं का विरोध करेंगे, इनका विरोध करेंगे। पुनरुत्थानवादी दोनों को झूठा बोलेंगे, यथास्थितिवादी। अगर कोई जानना चाहे कि सर ये विज्ञानवाद क्या होता है, तो विज्ञानवाद का मतलब होता है किसी भी घटना का मूल्यांकन प्रयोग और परीक्षणों के आधार पर होना चाहिए। यदि कोई ये कहता है कि मेरे पास दैवीय शक्ति है, तो प्रमाणित करके दिखाओ। अगर कोई ये कहता है कि मैं सब कुछ जान सकता हूं, तो फिर भाई हमें कोई ऐसी बात बताओ जो दुनिया समय से पहले जान ले और उस घटना के बाद मान ले कि हाँ तुम्हारे पास जादुई ताकत है। वो बात अलग है कि अब हर एक को अपनी अपनी दुकान चलानी है, तो अपनी अपनी चीजें हैं, लेकिन वास्तविक रूप में यदि आप विज्ञानवादी हैं तो आप कहेंगे बस एक प्रमाण दे दीजिए, ऐसी कोई बात बता दीजिए, जैसे दिल्ली में होने वाले घटनाक्रम को यदि समय से पहले कोई बताने वाला मिल जाता, तो क्या हमारे उन 3 युवाओं की जान नहीं बचाई जा सकती थी? अगर आपके पास सच में ज्ञान है, अब आप कह सकते हैं कि क्या वो पूरी दुनिया का, चलो भाई पूरी दुनिया का नहीं, लेकिन कोई ऐसा विषय तो जरूर बताओ जिसपे पूरी दुनिया चिंता में आ जाए। हमारा पूरा देश चिंता में आ गया इस घटना के कारण। तो क्या ऐसी चीजों के बारे में आपको नहीं पता चल पाता? और अगर नहीं पता चल जाता है तो पता चल पाता है तो बकवास है चीजें। फिर विज्ञानवाद ज्यादा बेहतर है ना, कि जो प्रामाणिक रूप में चीजों को पेश कर रहा है। हम विज्ञान को पूर्ण सत्य नहीं मानते। मूर्ख है वे लोग जो विज्ञान को पूर्ण सत्य मानते हैं, क्योंकि पूर्ण सत्य तो अभी कोई है ही नहीं, पता ही नहीं कि क्या है। हाँ, हम थोड़ा सा उसे सत्य के ज्यादा निकट मानते हैं, लेकिन पूर्ण सत्य वाली बात कोई भी नहीं, क्योंकि हमें आज तक नहीं पता कि आखिर किसी वस्तु में द्रव्यमान का कारण क्या है। देखना, जो साइंस पढ़कर आए हैं वे थोड़ी हवाबाजी कर सकते, सर हमें पता है द्रव्यमान का कारण क्या है, न्यूक्लियन है, न्यूक्लियस में बैठे हुए प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मैंने कहा बताओ बेटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में द्रव्यमान क्यों है? तो किसी ने कहा सर मैंने पार्टिकल फिजिक्स पढ़ा है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने। मैंने कहा ठीक है, उस पार्टिकल में द्रव्यमान का कारण क्या है? यही इनका विज्ञान खत्म हो जाता है। यहां विज्ञान कुछ नहीं बोल पाता कि फिर ये द्रव्यमान आया कैसे, क्या चीज है उसके अंदर जो उसके द्रव्यमान को पैदा कर रही। मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, छोटी बुद्धि होगी तो दूर तक ही टकराकर चली गई होगी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रियल रीजन कि आखिर द्रव्यमान क्यों आया किसी चीज में। चलो ये सब छोड़ देते हैं, क्या विज्ञान आज तक ये बता पाया कि हम यहां क्यों हैं? विज्ञान ये बात बता पाया कि मैं यहां क्यों आया हूं, आप यहां क्यों आए हैं, हम सब लोग क्यों आए हैं, हम क्यों जी रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे आप कहेंगे सर हम यूपीएससी की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई, वो तैयारी हो गई, पास हो गए, तुम अधिकारी बन गए, लेकिन फिर उसके बाद क्या? आखिर मेरी वो निश्चित आयु पीरियड ही मुझे यहां क्यों दिया गया है? मैं आखिर यहां क्यों उपस्थित हूं? इस पूरे समाज का निर्माण क्यों हुआ? इस पृथ्वी का निर्माण क्यों हुआ है? इस यूनिवर्स को अगर कोई चलाने वाला है तो वो कौन है, कहां बैठा है, किस शक्ति के द्वारा उस यूनिवर्स को वो नियंत्रित कर रहा है? क्या इस यूनिवर्स का कोई अंतिम छोर अगर है तो उस छोर के बाद क्या होगा? ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। हाँ, लेकिन विज्ञानवाद क्या है? किसी भी घटना का मूल्यांकन प्रयोग और परीक्षणों के आधार पर होना चाहिए।
अतः पाश्चात्यवादी अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों का विज्ञान और तर्क के आधार पर खंडन करते हैं। मतलब पाश्चात्यवादी जो भी अंधविश्वास थे, जो सामाजिक बुराइयां थी, उन्हें विज्ञान के आधार पर गलत साबित करते। फिर मानवतावाद क्या है? मनुष्य जन्म से अपनी गरिमा का पात्र होता है, उसके कुछ प्राकृतिक अधिकार है। वो किस जाति, धर्म और किस लिंग का है इससे कोई मतलब नहीं, पर वो मनुष्य है। वह कहीं ना कहीं बुद्धि से मतलब पोषित व्यक्ति है। आप उसको एक गरिमामय जीवन देने के लिए न केवल जिम्मेदार हैं, बल्कि आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वह मनुष्य एक गरिमामय जीवन का अधिकारी है। अतः समाज में किसी भी प्रकार के कृत्रिम भेदभाव को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जो समाज निर्मित करता है कि फलाना व्यक्ति पर्टिकुलर जाति का है तो वो विशिष्ट है, कुछ भी विशिष्ट नहीं है। वह हर व्यक्ति विशिष्ट है जो मानव के रूप में है। उसके हर एक के अपने बराबरी के अधिकार है, किसी को ज्यादा और किसी को कम अधिकार नहीं है। आप वास्तविक रूप में देख लीजिए, आप पूरे मानव को छोड़कर किसी भी जीव जंतु को देख लीजिए और मुझे बता दीजिए कि किसी को विशिष्ट अधिकार हो। तो ये विशिष्ट अधिकार मानव में ही कुछ लोगों को क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि हमने बनाए, पैसा देखकर, पावर देखकर, जाति देखकर, किसी का धर्म देखकर कुछ विशिष्ट अधिकार हमने बनाए। ये गलत चीजें हैं। पूरे आंदोलनों की कार्यप्रणाली क्या थी? पाश्चात्यवादी आंदोलनों की पश्चिमी वेशभूषा को धारण करना, महिलाओं के साथ बाहर जाना, मनुस्मृति को जलाना, ये सब पाश्चात्यवादियों की विचारधारा थी। स्कूल नए नए खोले जाएंगे, ये सब कार्यक्रम करेंगे वे लोग पाश्चात्यवादी विचारधारा के। पुनरुत्थानवादी वाले क्या करेंगे? फिर पुनरुत्थानवादी भी प्रेस का उपयोग करेंगे, प्रेस के माध्यम से अपनी सूचनाएं, अपनी बातों को दुनिया के समक्ष रखेंगे। संस्कृत की शिक्षा का समर्थन करेंगे, वे भी कॉलेज खोलेंगे, संस्कृत की शिक्षा के कॉलेज खोलेंगे। वे विदेशी सामानों की होली जलाएंगे और वह वेदों पर ज्यादा से ज्यादा विश्वास करने के लिए वेदों की ओर लौटो, ऐसी बातें करेंगे। आइए अब जरा हर सुधारवादी, पुनरुत्थानवादी, मतलब पाश्चात्यवादी, पुनरुत्थानवादी, इन सभी आंदोलनों से मुलाकात करते कि कौन कौन से आंदोलन थे। एक गंदा बच्चा, उसका नाम है, वो कह रहा है किसी की 4-4 शादियां हो जाती है, किसी की एक भी नहीं होती है। तो यहां पर भी अन्याय हो रहा है, इनका कहना यह है। तो निश्चित ही मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारी भावनाएं आहत हो जाती है, लेकिन वास्तविक रूप में हर जगह पर यह बात बहुत जरूरी है कि मानव की गरिमा और समानता पर जरूर काम किया जाए। जो चीज गलत है वो गलत ही रहेगी। अब आते, सबसे पहले थे हेनरी लुइस विवेन डिरोजियो। हेनरी लुइस विवेन डिरोजियो। भारत सरकार ने 2009 में, बहुत ही कम उम्र में इनकी मौत हो गई थी, मात्र 22 साल की उम्र में मौत हो गई थी। सोचिए, 22 साल की उम्र में मरने के बावजूद भी इतिहास में अपना नाम दर्ज कर गए। काम ही ऐसा करके गए थे। इनके द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसका नाम था युवा बंगाल आंदोलन। ये बात है, युवा बंगाल आंदोलन मतलब ये 1820 से 1830 10 साल तक सक्रिय रहे। मतलब उम्र के 12 साल से 22 साल तक बहुत ही कम आयु में प्रोफेसर बन गए थे और इनकी बातों से इनके विद्यार्थी इतने प्रभावित हो जाते थे कि इनके साथ आंदोलन करने के लिए आ जाते थे। तो बहुत ही कम आयु में, मात्र 22 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई थी, लेकिन इनके द्वारा जो कदम उठाए गए, जो चीजें हुई, 10 साल तक पूरे बंगाल में इनके प्रभाव को देखा गया था। सबसे पहले तो 1817 के समय में राजाराम मोहन राय के समर्थन से हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। हिंदू कॉलेज बंगाल में आज प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। बंगाल में वो हिंदू, बनारस हिंदू कॉलेज अलग है, ये प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है बंगाल में। एक और व्यक्ति थे, मैं जरा जानना चाहूंगा, कमेंट्स करके देखे कितने लोगों को पता है। राजाराम मोहन राय के साथ एक और व्यक्ति थे जिन्होंने इस कॉलेज की स्थापना में मदद की थी। देखिए जरा कितने लोग कमेंट्स कर पाते हैं, कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने राजाराम मोहन राय के साथ इस कॉलेज की स्थापना में मदद की थी।
बहुत बढ़िया आंसर दिया है दीपिका खोसला, बहुत बढ़िया बेटा। डेविड हेयर, डेविड हेयर, बहुत बढ़िया। राजाराम मोहन राय के साथ एक व्यक्ति और थे, डेविड हेयर। इन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की थी और इस कॉलेज में लगभग 1820 के आसपास हम कहेंगे कि युवा आने लग गए थे, बहुत सारे जो पढ़ना चाहते थे। हिंदू कॉलेज सुधारवादी आंदोलनों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस कॉलेज में विकसित सुधारवादी आंदोलनों का नाम यंग बंगाल आंदोलन था। हिंदू समाज में सुधारों के लिए कट्टरवादी, मतलब बहुत ही कठोरता के साथ ये सुधार करता था, बहुत कठोरता के साथ। आंदोलन के नेता इस कॉलेज के शिक्षक हेनरी विवियन डेरेजियो थे, जिनके पिता पुर्तगाली और मां भारतीय थी। डेरेजियो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचारों से बहुत प्रभावित थे और इन्होंने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। वैसे तो इस आंदोलन से वो जुड़ते तो बहुत बाद में हैं, लेकिन 10 वर्ष तक पूरे बंगाल के आसपास का ये जो कॉलेज के आसपास का भाग था, इस आंदोलन से बहुत प्रभावित हुआ। डेरेजियो ने कुछ ही समय के भीतर कॉलेज के छात्रों को अपने विचारों से प्रभावित और आकर्षित कर लिया। छात्रों को तर्क संगत और स्वतंत्र रूप से सोचने, अधिकार, समता और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। डेरेजियो के अनुयायियों को डेरोजियंस के नाम से जाना जाता था। डेरेजियो ने धार्मिक संस्कार अनुष्ठानों की निंदा की, महिलाओं की स्थिति में सामाजिक बुराई, महिला शिक्षा सुधार के उन्मूलन के लिए छात्रों को प्रेरित किया। कट्टरपंथी होने के कारण हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया और 22 साल की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। डेरेजियो बहुत सफल आंदोलन का नेतृत्व तो नहीं कर सके क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां अभी तक विकसित नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन उनके द्वारा जो कदम उठाए गए वो पूरे के पूरे युवाओं में काफी प्रचलित हुए थे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि यह आंदोलन सामाजिक रूप से उन सभी बातों का विरोध करता था जो समाज में असमानता का प्रेरणा देते हैं, जो महिलाओं को किसी भी प्रकार से निचले दर्जे का मानते हैं। धार्मिक कर्मकांडों का ये पूरी तरह से विरोध करते थे। हम कहेंगे कि यह पाश्चात्यवादी आंदोलन की ओर ज्यादा थे, पाश्चात्यवादी। फिर राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, ये भी एक प्रकार से पाश्चात्यवादी विचारों से ज्यादा प्रेरित थे। मतलब इनको हम कहते हैं कि पाश्चात्यवादियों के ज्यादा करीब हैं, ये पुनरुत्थानवादी नहीं है। पर याद रखना, राजा राम मोहन राय वेदों को गलत नहीं मानते थे, वेदों का समर्थन भी करते थे। हाँ, लेकिन वो आधुनिक शिक्षा के रूप में अंग्रेजी शिक्षा को समर्थन देते थे। वे आधुनिकता के रूप में यूरोपियन शिक्षा के ज्यादा बड़े समर्थक थे। भारतीय नव जागरण के अग्रदूत, पहले भारतीय जिन्होंने सर्वप्रथम भारतीय समाज में व्याप्त धार्मिक और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आंदोलन किया। उनका मानना था कि पश्चिमी शिक्षा ही भारतीयों में वैज्ञानिक मानसिकता का विकास करेगी। इस लाइन को जरा अंडरलाइन कर सकते हैं। उनका मानना था कि पश्चिमी शिक्षा ही भारतीयों में वैज्ञानिक मानसिकता का विकास करेगी और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मानवीय मूल्यों से परिचय कराएगी। मतलब आपको इसी से पता चल जाएगा कि राजा राम मोहन राय की अगर हम बातचीत करें तो वह पाश्चात्यवादी विचारधारा के माने जाते हैं। 1772 में इनका जन्म और 1833 तक इनका जीवन काल चलता है। 1772 से 1833। इन्हीं के परिणामों के फलस्वरूप हम कहेंगे कि सती प्रथा जैसी परंपरा को समाप्त किया गया। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लगातार संघर्ष किया। उन्होंने तर्क दिया कि प्राचीन हिंदू ग्रंथ वेद और उपनिषद एकेश्वरवाद के सिद्धांत को मानते थे, एक ही ईश्वर को। अपने विचारों को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने वेदों और उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया। राजा राम मोहन राय वेदांत मतलब उपनिषदों के दर्शन में कट्टर विश्वास रखते थे और मिशनरियों के प्रभाव से हिंदू धर्म और हिंदू दर्शन का बचाव किया करते थे। 1814-15 में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कलकत्ता में एक आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। फिर इसका नाम बदलकर पहले ब्रह्म सभा नाम रखा गया, फिर 1830 में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज रखा गया। यह तर्कवाद और वेदों के दर्शन के दोहरे स्तंभों पर आधारित था। मतलब वो वेदों को भी मानते थे और वह आधुनिक शिक्षा को भी। हम ब्रह्म समाज को पूरी तरह से पाश्चात्यवादी नहीं कहेंगे,
हाँ, 75% कैरेक्टर पाश्चात्यवादी थे और 25% कैरेक्टर इनके पास एक प्रकार से पुनरुत्थानवादी कह सकते हैं। ब्रह्म समाज ने मानवीय गरिमा पर जोर दिया, मूर्ति पूजा की आलोचना की, सती जैसी सामाजिक बुराइयों की, सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों की निंदा की, जाति व्यवस्था का कठोरता से विरोध किया। 3 विषय रहेंगे ही, या महिला सुधार के लिए कदम उठाएंगे, जातिवादी विरोध की बात रहेगी और आधुनिक शिक्षा। ये 3 बातें हमेशा दिमाग में रखना जब भी आंदोलनों के बारे में लिखोगे। तो जाति व्यवस्था का कठोरता से विरोध करेंगे और देश, क्योंकि इससे देश की एकता नष्ट होती है, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में विभाजन का ये काम करती है। यही से हमने कहा था ना कि राष्ट्र की हल्की पुल्की शुरुआत हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में मिलेगी। तो ब्रह्म समाज जाति व्यवस्था का विरोध करेंगे, सती प्रथा का विरोध करेंगे, महिलाओं के सुधार के लिए बात करेंगे। राजा राम मोहन राय भारतीय समाज की कुरीतियों को उपनिषदों के आधार पर भी दूर करने की बात करते हैं, चाहे वो सती प्रथा के खिलाफ हो या महिलाओं की शिक्षा का मामला हो। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, एकेश्वरवाद की अवधारणा, वही सभी को भारतीय परंपरा का मुख्य हिस्सा मानते थे। राजा राम मोहन राय अपने समय में एकमात्र व्यक्ति थे जो पूरी दुनिया में पूरी तरह से आधुनिक युग के महत्व को महसूस करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा उनके बारे में कहा गया था। फिर प्रार्थना समाज, केशव चंद्र जी की प्रेरणा से महाराष्ट्र में, उस जमाने में महाराष्ट्र बल्कि मुंबई प्रांत होता था, मुंबई में 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। क्योंकि मैं भी थोड़ा मराठी कल्चर में मतलब पूरा पालन पोषण मेरा हुआ है, तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग जी से मेरी शायद मतलब पहली मुलाकात फेस टू फेस नहीं, उनके विचारों से पहली मुलाकात कक्षा 4 में हुई थी और मुझे काफी अच्छा लगता था। आज मुझे नहीं पता, हमारे गांव में भी शायद ये नहीं होता होगा, लेकिन पहले हमारे गांव में होता था कि संडे के दिन स्वाध्याय बैठती थी। एक स्वाध्याय नाम से केंद्र होते थे जहां गांव के लोग शाम के समय 7 से 8 में बैठते थे, भजन कीर्तन करते थे। वो जहां पर भी किसी के घर पे वो कार्यक्रम होता था तो चाय पानी का प्रबंध करता था। इससे लोगों में मेल मिलाप बढ़ता था और लोग काफी ज्यादा चीजों को समझते थे। मतलब इनकी प्रार्थनाएं होती थी, सुबह की प्रार्थना, दोपहर की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, हाथ सुबह उठने पर हाथ देखना और उसकी एक प्रार्थना करना। क्योंकि कक्षा 8-9 तक तो मुझे लगता है मैंने ये सारे काम किए हैं। तो प्रार्थना समाज का प्रभाव तो था हमारे उस पूरे के पूरे बेल्ट पर। आज चीजें उतनी शायद आधुनिकीकरण के कारण नहीं होती, लेकिन आत्माराम पांडुरंग जी काफी ज्यादा प्रचलित थे। मतलब मैंने जब इनका फोटो देखा था तो मुझे लगता था कि वो तो इसी समय के होंगे, लेकिन काफी पुराने समय से उन्होंने इस बात का काम किया। प्रार्थना समाज ने बाल विवाह, विधवा विवाह, जातिगत संकीर्णता के आधार पर सजातीय विवाह, स्त्रियों की उपेक्षा, विदेश यात्रा पर प्रतिबंध जैसे सामाजिक नियमों का कठोरता से विरोध किया। इन्होंने भी महिलाओं के लिए बहुत सारे कदम उठाने की बात कही है। जाति प्रथा का पूरी तरह से घोर आलोचक रहे हैं ये। और यकीन मानिए कि महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग जी की बात करूं मैं, ज्योतिबा फुले जी की बात करूं मैं, ये वो लोग थे जिन्होंने पूरे के पूरे उस बेल्ट में जातिगत भेदभाव को बहुत हद तक कम किया था। फिर उसके बाद अंबेडकर जी आते हैं, जिनके बाद इस क्षेत्र में बहुत कुछ सुधर जाता है। मतलब मैंने जो उत्तर प्रदेश और बिहार में जातीय भेदभाव देखा है, उतना महाराष्ट्र में, एमपी में नहीं होता। उसका मुझे बड़ा कारण लगता है कि ऐसे महान लोगों की जमीन वो रही है। यही सुधारवादी आंदोलन मुस्लिमों में भी उत्पन्न हुए, लेकिन मुस्लिमों में थोड़े से देरी से उत्पन्न हुए क्योंकि कट्टरवाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो वहां पर भी सुधारवादी आंदोलन थे और प्रति यथास्थितिवादी आंदोलन थे। सुधारवादी आंदोलनों में भी कई प्रकार के आंदोलन थे, वहां पर भी। मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन देर से उभरा। अधिकांश मुसलमानों को डर था कि पश्चिमी शिक्षा उनके धर्म को खतरे में डाल देगी, क्योंकि वो गैर इस्लामिक थे। 19वीं शताब्दी के पहले भाग के दौरान, मतलब 1850 तक में, केवल कुछ मुट्ठी भर मुसलमानों ने अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण की थी। 1863 में नवाब अब्दुल लतीफ द्वारा स्थापित मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी उन शुरुआती संस्थानों में से एक थी जिसने आधुनिक शिक्षा मुस्लिम धर्म में प्रसारित करने का काम किया।
सबसे पहला आंदोलन जो सुधारवादी आंदोलनों में पाश्चात्यवादी विचारधाराओं का था। मुस्लिम धर्म में भी पाश्चात्यवादी विचारों को स्वीकार करने वाला पहला आंदोलन था अलीगढ़ आंदोलन। ये लोग भी अंग्रेजी शिक्षा को ज्यादा बेहतर मानेंगे, अंग्रेज आधुनिकता को समर्थन करेंगे और कहीं ना कहीं धर्म का पालन करने के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा के महत्व के आधार पर आधुनिक चीजों की ओर ज्यादा झुकाव व्यक्त करेंगे। सैयद अहमद खां इसके प्रणेता माने जाते हैं। मुसलमानों के बीच सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त सैयद अहमद खां ने कंपनी के अधीन न्यायिक सेवा में भी काम किया था। अहमद खान ने अनुभव किया कि मुसलमानों को स्वयं को ब्रिटिश शासन के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, इसलिए सैयद अहमद ने मुसलमानों को पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करने और सरकारी सेवा लेने की सलाह दी। 1862 में उन्होंने विज्ञान अन्य विषयों पर अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करके साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। उनकी पहल से मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। आज इसी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इस कॉलेज ने छात्रों के बीच एक आधुनिक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद की। इस बौद्धिक आंदोलन को अलीगढ़ आंदोलन कहा गया। तो इस आंदोलन में आपको ये तो पता चल गया कि अच्छा, ये पुनरुत्थानवादी नहीं है, ये भी पाश्चात्यवादी विचारधारा का है, लेकिन ये मुस्लिम धर्म में जो कुरीतियां है उसका विरोध करेंगे। मुस्लिम धर्म में जिस प्रकार की समस्याएं उस जमाने में भी थी, जैसे ट्रिपल तलाक का मामला हो या फिर हम बात करें बहुविवाह की बात आ जाए, इसमें इनके भी अपने विचार वही थे कि वो आधुनिकता की ओर लेकर जाने की बात करते थे। वो चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। एक समाज सुधारक के रूप में सैयद अहमद खान ने पर्दा प्रणाली, बहुविवाह, 3 तलाक की मुस्लिम प्रणाली के खिलाफ अभियान चलाया। इस्लाम के सार को बनाए रखने और कुरान की तर्क संगत व्याख्या को प्रोत्साहित करते हुए तर्कहीन सामाजिक रीति रिवाजों को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। अलीगढ़ आंदोलन का मानना था कि ब्रिटिश सरकार के सहयोग से मुसलमानों का हित सबसे अच्छा होगा। फिर पुनरुत्थानवादी आंदोलनों पर आते हैं। पुनरुत्थानवादी आंदोलन मतलब वे लोग होंगे जो वेदों की ओर जाने की बात करेंगे। सुधारवादी है, लेकिन वो कहेंगे कि सुधार कैसा होना चाहिए, पीछे जाने वाला। सबसे पहले इसमें आते हैं आर्य समाज। याद रखना, जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज के बहुत समय के बाद विकसित होते हैं आर्य समाज। ये 1857 की क्रांति के बाद के लोग हैं। दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक माने जाते हैं। सुधार के माध्यम से हिंदू धर्म को मजबूत करना, हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों का विरोध करना, अर्थहीन रिवाज मतलब ऐसे रिवाज जिनका कोई अर्थ नहीं है, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा का विरोध करना। विद्रोह मत लिखेगा, विरोध ज्यादा अच्छा शब्द है। वेदों की ओर लौट चलो का नारा, क्योंकि उनके अनुसार वेदों में ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान निहित है और इसलिए इनका अध्ययन अकेले सभी सामाजिक समस्याओं को हल कर सकता था। यहां इनकी गलती कहें या इनकी विचारधारा कहें, इनकी धारणा कहें, ये मानते थे कि वेदों में सब समस्या का समाधान है, इसलिए बस वेदों के अनुसार चलो। उनके अनुसार वेदों में अस्पृश्यता, बाल विवाह, महिलाओं के वशीकरण का कोई उल्लेख नहीं है। अतः स्वामी दयानंद ने इन प्रथाओं का कठोरता से विरोध किया था। फिर देवबंद आंदोलन, ऐसा ही सेम आंदोलन मुस्लिम धर्म में भी हुआ था। जैसे हमारे हिंदू धर्म में आर्य समाज का आंदोलन था पुनरुत्थानवादी, वैसे मुस्लिमों में भी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था देवबंद आंदोलन। मुस्लिमों में पाश्चात्यवादी आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन, मुस्लिमों में सुधारवादी लेकिन पुनरुत्थानवादी नेचर का आंदोलन देवबंद आंदोलन। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के देवबंद में मुस्लिम उलेमाओं द्वारा शुरू किया गया मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही द्वारा नेतृत्व, कुरान और हदीस के आधार पर इस्लाम के वास्तविक सार की शिक्षा देना। मतलब इन्होंने एक प्रकार से कहा कि भाई हमारे अंदर जो कमियां हैं वो इसलिए क्योंकि कुरान की जो आयतें हैं, कुरान का जो अर्थ लिया जा रहा है वो गलत तरीके से लिया जा रहा है। लोग उसके अर्थ का अनर्थ कर दे रहे हो, इसलिए सामाजिक बुराइयां उत्पन्न हुई है, मुस्लिम धर्म में कमियां उत्पन्न हुई है। तो वो कहते थे कि उसकी सही व्याख्या कर देंगे तो चीजें बेहतर हो जाएगी। तो ये भी वेदों की ओर लौट जैसी बात है कि कुरान की ओर लौटो और वास्तविक अर्थ को जानो। यथास्थितिवादी, यथास्थितिवादी में हिंदू धर्म में धर्म सभा थी।
धर्म सभा की स्थापना राजा राधाकांत देव ने सती प्रथा के समर्थन में 1830 में की थी। मतलब सोच सकते हैं अब इनको हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये भी एक विचार था। मतलब ऐसा मत सोचना कि सब लोग सुधरने लग गए थे, कुछ लोग तो थे कि हम नहीं सुधरेंगे, जैसा है सब बढ़िया चल रहा है। तो ये सती प्रथा का समर्थन करते थे। इनका मानना था कि ब्रिटिश भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे आज भी तुम्हें लोग मिल जाएंगे जो चीजों को बिल्कुल अलग ही दिशा में ले जाते। ऐसा नहीं, बहुत दूर नहीं जाऊंगा मैं, आपके आसपास ही लोग मिल जाएंगे। आज भी ऐसे लोग हैं जो सुधार के नाम पर विरोध करेंगे और कहेंगे कि तुम धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो, तुम नरक में जाओगे। इस तरीके की चीजें कहने वाले लोग होंगे, क्योंकि उनके पास कोई तर्क नहीं होता है तो डराएंगे वो। मुस्लिमों में भी थे ऐसा, मुस्लिमों में भी था फराइजी आंदोलन। शुरुआत हाजी शरीयत उल्लाह द्वारा 1818 में। इस आंदोलन को फराइजी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म की वास्तविक, मतलब वो कहते थे कि बिल्कुल इस्लाम के नियमों का, एक एक नियमों का कठोरता से पालन, और वैसे जैसा चल रहा है सिस्टम वैसा ही चलने दो। तो हिंदू धर्म में सुधारवादी आंदोलनों में, पाश्चात्यवादी विचारधारा में आर्य समाज को आप, ब्रह्म समाज को आप रखेंगे, यंग बंगाल आंदोलन को रखेंगे, मुस्लिमों में अलीगढ़ आंदोलन को रखेंगे, पुनरुत्थानवादियों में हिंदू धर्म में आर्य समाज को रखेंगे, मुस्लिमों में देवबंद आंदोलन को रखेंगे, यथास्थितिवादियों में हिंदुओं में धर्म सभा वाला और मुस्लिमों में फराइजी आंदोलन। ये सब मैंने आपको एक एक बताया है कि वो किस विचारधारा के लोग हैं। अब कुछ ऐसे थे जो पूरी तरह से ना तो पुनरुत्थानवादी थे और ना ही वो पूरी तरह से पाश्चात्यवादी थे, ना ही वो पूरी तरह से यथास्थितिवादी थे। वहाबी आंदोलन 1830 में सैयद अहमद बरेलवी वली उल्लाह आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। आंदोलन कुरान और हदीस की शिक्षाओं पर आधारित था। यह कमियों को दूर करना भी चाहता था, पर यह मुस्लिम धर्म को ही फॉलो करने की बात उस धर्म के लोगों से कहता था। इस आंदोलन का लक्ष्य इस्लाम में सुधार लाना था, पर इसका लक्ष्य अंग्रेजी और शोषक वर्ग के अन्य लोगों का विरोध करना हो गया। मतलब ये अंग्रेजों का विरोध भी करते थे और जो अपने धर्म की कमियां है उसको दूर करने की भी बातचीत करते थे। मुस्लिमों में वहाबी आंदोलन पूरी तरह से यथास्थितिवादी भी नहीं है और पूरी तरह से पुनरुत्थानवादी भी नहीं है। 1831 में बरेलवी की मृत्यु के बाद बिहार में इनायत अली और विलायत अली तथा बंगाल में तितुमीर और दुंदू मियां ने नेतृत्व किया। पटना इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, यद्यपि इसका प्रसार संपूर्ण भारत में हो गया था। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत प्रचलित हुई। थियोसॉफिक ग्रीक भाषा के दो शब्द थियोस और सोफिया से मिलकर बना है। थियोस का मतलब होता है जैसे हिंदू धर्म में ब्रह्म विद्या, ईसाई में धर्म के नोस्टिजिज्म या इस्लाम धर्म का सूफिज्म, जो सुधार की बात करता है, जो भक्ति की बात करता है, ऐसा समझ लीजिए थियोसॉफिकल सोसाइटी वैसी है। 1875 में मैडम ब्लावत्स्की नामक एक रूसी अध्यात्मवादी और कर्नल हेनरी स्टील ओलकोट नामक एक अमेरिकी ने अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। भारत में नहीं हुई थी, अमेरिका में। वैश्विक मानवतावाद के समर्थन में और धार्मिक कट्टरतावाद के विरोध में कि पूरी दुनिया के मानवों को समान अधिकार मिले। 1879 में इसके संस्थापक मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल हेनरी स्टील ओलकोट भारत की यात्रा पर आते हैं और इस आंदोलन को भारत में प्रसारित करने का प्रयास करते हैं। ये फिर भारत में अपना केंद्र बना देते हैं, अमेरिका के जगह की जगह ये भारत में अपना केंद्र बनाते हैं। 1879 में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित हुआ। उसके बाद 1882 में इसे चेन्नई के अड्यार में लेकर आ गए थियोसॉफिकल सोसाइटी को। 1893 में एनी बेसेंट ने यहां पर मतलब शक्ति नहीं, एनी बेसेंट ने इसकी सदस्यता हासिल की और थियोसॉफिकल आंदोलन में मदद की। उन्होंने वैदिक दर्शन का प्रचार किया, भारतीयों से अपनी संस्कृति पर गर्व करने का आग्रह किया। थियोसॉफिस्ट प्राचीन भारतीय धर्म और सार्वभौमिक भाईचारे के पुनरुद्धार के लिए खड़े हुए। तो एक प्रकार से पुनरुत्थानवादी है, पर पूरी तरह से पुनरुत्थानवादी नहीं है।
ये बीच के हैं। ये क्या सोचते हैं, अपने धर्म पर गर्व करो पर आधुनिक शिक्षा भी ग्रहण करो, आधुनिक लोकतंत्र जरूरी है जहां पर एक प्रकार से जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। तो ये बीच के लोग हैं, थियोसॉफिकल। आंदोलन की विशेषता इस तथ्य में नहीं थी कि आप भारतीय धार्मिक दार्शनिक परंपराओं को महिमा देने वाले विदेशियों द्वारा फैलाया गया था, मतलब विदेशी लोगों ने भारतीयों को अपने इस पर एक प्रकार से विश्वास करते हुए इस आंदोलन को प्रेरित किया। फिर आते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन को आप किस में रखेंगे, सुधारवादी में। किस प्रकार के, तो ये ऐसे सुधारवादी थे जो ना तो पूर्ण रूप से पुनरुत्थानवादी थे ना पूर्ण रूप से पाश्चात्यवादी, मध्य का रास्ता था इनका। जहां कमियां हैं दूर करिए, जहां आधुनिकता की जरूरत है ग्रहण करिए। रामकृष्ण एक्चुअल में स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी का नाम था, और राम और कृष्ण दोनों की विचारधारा थी इसके अंतर्गत, एक प्रकार से मैं कह सकता हूं। और उनके सानिध्य में आने के बाद ही उनकी जिंदगी बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तित हुई थी, और उसी के बाद ही उन्होंने अपने पूरे जीवन को उन्हीं के सेवा के साथ साथ उनके विचार और शिक्षा को प्रसारित करने के लिए समर्पित कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में की थी। 1893 तक स्वामी विवेकानंद फेमस नहीं थे, जानता भी नहीं था, भारतीय लोग नहीं जानते थे उनको। 1893 में जब शिकागो में जो सभा बैठी थी, वहां उन्होंने जो सहिष्णुता के बारे में बताया, हिंदू धर्म की सहिष्णुता के बारे में वर्णन किया। लोग कहते कि उनका जो पहला डायलॉग था ब्रदर और सिस्टर वाला, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि उनका पूरा भाषण, वैसे तो बहुत कम समय दिया गया था लेकिन काफी लंबे समय तक उनके भाषण को लोग सुन रहे थे, और उनको पूरी तरह से एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि 1893 के बाद मिली। जब ये भारत लौट कर आए तो वो प्रसिद्धि उन्हें यहां भी मिली, यहां पर भी लोग उनको जानने लगे, और उसके बाद फिर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की। रामकृष्ण आंदोलन में तीनों प्रकृति मौजूद थी। रामकृष्ण आंदोलन में भारतीय समाज की कुरीतियों को उपनिषदों के माध्यम से दूर करने का प्रयास। आर्य समाज की तरह रामकृष्ण आंदोलन स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा के पक्षधर थे। परंतु भारत की गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से निपटने के लिए पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान का सहारा लेना चाहिए, और औद्योगिकरण आदि के माध्यम से इन समस्याओं को हल करना चाहिए। आज बड़ा दुख होता है कि कुछ दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग स्वामी विवेकानंद को अपने आंदोलनों के फोटो में यूज करते, जबकि स्वामी विवेकानंद मानवतावादी आंदोलन को ज्यादा समर्थन देते थे। वे किसी भी प्रकार से धार्मिक कट्टरता के समर्थक नहीं थे। वे किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को डराने धमकाने में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन आज कुछ कट्टरवादी लोग जो अपनी धमकाने और डराने की आदत के लिए इनका फोटो, इनका टी शर्ट उपयोग करते हैं, और टी शर्ट पहनकर फिर फोटो लगा लेते हैं। टी शर्ट पहन लेने से विचारधारा शरीर के अंदर नहीं आ सकती है। उनके ज्ञान, उनके विचार, उनकी किताबों को पढ़ने से आप उनके वास्तविक विचारों को समझ सकते हैं। तो रामकृष्ण मिशन दयानंद सरस्वती जैसे विचारों के भी समर्थक रहे। रामकृष्ण मिशन आधुनिकता को भी मानते थे। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र दत्त था। 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। भारतीय संस्कृति और विरासत का महिमा मंडन किया था। स्वामी विवेकानंद ने आयरिश शिक्षिका मार्गरेट नोबल, जिन्हें उन्होंने सिस्टर निवेदिता का नाम दिया था, को भारत आमंत्रित किया ताकि वे भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में सहयोग करें। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बता दूं कि इनकी भी बहुत ही ज्यादा लंबी उम्र नहीं रही, लेकिन इस कम आयु में भी उन्होंने भारतीय समाज को सुधारने के लिए बहुत प्रयास किए, और कभी भी किसी भी प्रकार से इस बात का महिमा मंडन नहीं किया कि वर्तमान की कमियां केवल किसी पर्टिकुलर काल के कारण आई है। फिर है सत्य शोधक समाज। 1873 उस जमाने का बंबई, मतलब आज का महाराष्ट्र, संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। ब्राह्मणों के आडंबर और उनके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से निम्न जातियों को बचाना। ज्योतिबा फुले के अनुसार भारत में निम्न जातियों के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है इन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया। इससे इन जातियों के अंदर नीति और चरित्र का निर्माण न हो सका, और इसके वैचारिक आर्थिक निर्भरता
उच्च जातियों पर बनी रही। ज्योतिबा फुले वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वास्तविक रूप में इस जड़ता को समझा था और जानने की कोशिश की थी, इसलिए इनको महात्मा ज्योतिबा फुले कहा जाता है। जैसे गांधी जी को महात्मा गांधी कहते हैं, वैसे इन्हें भी महात्मा ज्योतिबा फुले कहा जाता है। महात्मा फुले कहा जाता है क्योंकि सच में इन्होंने जो विरोध झेला होगा उस जमाने में, आप सोचिए कि भयानक। कभी कभी लोग इनके घरों पर पथराव कर देते थे उनकी बातों को सुनकर और आहत होकर, लेकिन वो सच बताते थे। तो इन्होंने भी बहुत विरोध झेला है, इसलिए उन्होंने 1849 के बाद से स्त्री शिक्षा और निम्न जातियों की शिक्षा के लिए व्यापक प्रयास किए। हिंदू धर्म में व्याप्त अन्य कुरीतियों जैसे अंधविश्वास, कर्मकांड, विवाह में अत्याधिक खर्च इत्यादि का भी काफी ज्यादा विरोध किया। मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जो पहली महिला डॉक्टर बनी थी, और आप ज्योतिबा फुले जी के साथ उनका संबंध निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच में ये व्यक्ति बहुत ही अद्भुत शक्ति से, मैं कहूंगा, ओतप्रोत रहे होंगे, जो समाज का इतना विरोध झेल कर भी समाज को सुधारने के लिए आगे बढ़े थे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की क्या उपलब्धियां रही? 1829 में सती प्रथा विरोधी कानून पारित हुआ इन आंदोलनों के कारण। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह रोका गया। ये सब धार्मिक सुधार आंदोलन प्रेरित किए गए। इसके मकसद अंग्रेज ये चाहते थे कि कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन हो और उनको पश्चिमीकरण में बदला जाए ताकि उनका सामान बिक सके। ये उनका बड़ा स्वार्थ था। वे कुछ सुधार करने नहीं आए थे, हाँ, लेकिन वो सुधार के माध्यम से बहुत कुछ कर गए। क्या महत्व आप लिखेंगे इन आंदोलनों का? मानवतावाद पर बल गया। पहली बार हमारे देश में लोग मानवतावाद शब्द समझने लगे। धर्म, जातिगत आधार पर विभेद और छुआछूत की भावना में कमी आई। एकता की भावना बढ़ी। शिक्षा पर बल दिया जाने से देश में पत्र पत्रिकाओं का प्रसार, जन जागरूकता में वृद्धि, शिक्षा का प्रसार होने लगा। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुए। काफी बड़े बदलाव महिलाओं की स्थिति में देखे गए। नो डाउट इन पूरे जातिवादी सुधार, धार्मिक सुधार आंदोलनों ने हमारे देश के उन लोगों को एक मौका दिया जिंदगी को बेहतर करने का जो लोग शोषण के शिकार थे। पर क्या लिमिटेशन थी? इसने कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम मतभेद भी पैदा किया। इसकी जो लिमिटेशन थी वो शहरों तक थी, गांवों तक ये पहुंच नहीं पाए और शिक्षित लोगों तक ही रहे, और शिक्षित लोग बहुत सीमित थे। मुख्यतः नगरीय समाज की आवश्यकताओं से संचालित हुए गांव और किसान तथा शहर के गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाए। अतीत की महानता पर अत्यधिक बल दिया जाने से कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम मतभेद पैदा हुए। कर्म कांडों के ऊपर ही प्रहार हुआ, जबकि गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्या के समाधान पर कोई कदम नहीं उठाए गए। प्राचीन इतिहास पर अधिक बल, मध्यकाल की उपेक्षा से संप्रदायवाद का विकास हुआ। तो ये थी आज की कक्षा जिसका नाम था सामाजिक धार्मिक सुधार। मुझे कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा कि इस आंदोलन में आपको कौन सा आंदोलन ऐसा लगता है जो सबसे ज्यादा सही था, और ये आंदोलन अगर और बेहतर होता तो चीजें बेस्ट हो पाती थी। इसकी लिमिटेशन याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। अगली क्लास जो होगी उसमें जातिवादी और महिला आंदोलनों पर हम बातचीत करेंगे। मैं पुनः आपको अवगत करा दूं कि एमके लाइव रिफर कोड के साथ इस समय आप 15 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हमारा सीसेट का बैच स्टार्ट हो चुका है। 31 जुलाई से मंजिल बैच स्टार्ट हुआ है और 2025 के विद्यार्थियों के लिए अभी और नए बैच आ रहे हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2025 और 26 के विद्यार्थियों के लिए भी नए बैच आ रहे हैं। आइकॉनिक में अब ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस भी, आपको क्विक रिवीजन मॉड्यूल के रूप में कुछ किताबें भी दी जा रही है। ऑप्शनल कार्निवल स्टार्ट हो चुका है और हमारा सीसेट का बैच भी लॉन्च हो चुका है। इंडियन पॉलिटी का हमारा फ्रेश बैच अनअकैडमी प्लस पर 15 अगस्त से स्टार्ट होगा। यदि आप अपनी तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप इंडियन पॉलिटी के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। पुनः क्लास के समाप्ति से पहले मैं सभी से एक विनती करूंगा कि जो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से, जो भी पूरे देश में विद्यार्थियों की मांगे, वो सारी मांगे जायज हैं। उन सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लिया जाए और उनकी मांगों को इसलिए स्वीकार किया जाए क्योंकि वे
केवल एक गरिमामय जीवन की मिनिमम मांग कर रहे हैं, उसको स्वीकार किया जाना सभी का दायित्व है, ताकि युवा अपने कार्यों में लगे, अपनी चीजों में लगे। ज्यादा से ज्यादा हम चाहेंगे कि इस बात को प्रसारित किया जाए और उनकी मांगों को जल्द से जल्द स्वीकार किया जाए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय।